हे वियर्स, आई होप आपका लास्ट पेपर अच्छा गया होगा। तो इस पेपर में हम नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो अब हम शुरू करते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी वर्ड से ही। डेफिनेशन पे आएँ तो मल्टीपल डिसेबिलिटी रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिसेबलिंग कंडीशंस दैट अफेक्ट लर्निंग एंड अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइफ। मतलब कि मल्टीपल डिसेबिलिटी दो या फिर दो से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है जो किसी भी एक इंडिविजुअल की डे टू डे लाइफ पर अफेक्ट डालता है। अब वो डिसेबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन फिजिकल डिसेबिलिटी विद मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकता है, या फिर मेंटल डिसेबिलिटी विद मेंटल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकता है, या फिर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ विद फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो डेफ ब्लाइंडनेस, या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी विद स्पीच इम्पेयरमेंट, या फिर विजुअल डिसेबिलिटी विद आईडीडी। अब बात करते हैं 1.2 की। ये था 1.1 का बेसिक। अब 1.2 पे आता है अर्ली सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड रिस्क फैक्टर्स। तो अर्ली सिम्टम्स क्या होता है, जो किसी भी डिसेबिलिटी कोई भी डिसेबिलिटी हो रही होती है उसके शुरुआत में जो जो सिम्टम्स दिखते हैं उन्हें अर्ली सिम्टम्स कहा जाता है। तो वो सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं कि बच्चे की लिमिटेड स्पीच हो, मतलब जिस स्पीड से उसकी एज बढ़ रही है उस स्पीड से उसका लैंग्वेज या कम्युनिकेशन नहीं बढ़ रहा है, उसकी मोबिलिटी अच्छी नहीं है, उसका अपने फाइन मोटर ग्रॉस मोटर पर कंट्रोल अच्छा नहीं है, या फिर आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, या फिर वो अपना हियरिंग और विजन सेंस को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहा है। अब रिस्क फैक्टर्स पे आएँ। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, जिन जिन वजह से डिसेबिलिटी हो सकते हैं उन्हें रिस्क फैक्टर्स कहा जाता है। रिस्क फैक्टर्स को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल। अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो प्रीनेटल पीरियड होता है प्रेगनेंसी वाला, जब बच्चा अपनी मम्मी के पेट में होता है उस टाइम पे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर मदर किसी भी अल्कोहल या ड्रग्स का कंजप्शन कर रही है, या फिर मदर की कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या फिर एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, या फिर एक्सेसिव अल्ट्रासाउंड करा रही हो मदर, ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने की वजह से जो रेस पड़ते हैं वो भी बच्चे पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, या फिर रुबेला वायरस हो जाए, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं प्रीनेटल पीरियड के टाइम पे। अब नेटल, जब डिलीवरी हो रही होती है, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है उस टाइम पे अगर अनप्रोफेशनल डॉक्टर है, या फिर बच्चा हाथ से गिर जाए, या फिर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल रही हो, या फिर जब वैक्यूम की मदद से बच्चे को बाहर निकाला जा रहा हो तब उसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाए, उसकी किसी बोन में क्रैक आ जाए, ये सब नेटल पीरियड के टाइम के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट नेटल पीरियड होता है जब बच्चे का बर्थ हो चुका होता है, जब वो अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। उस टाइम पे माल न्यूट्रिशन एक फैक्टर हो सकता है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या फिर न्यूक्लियर रेडिएशंस बच्चे को हो, या फिर कोई सीवियर फीवर हो जाए, ये सभी फैक्टर्स हो सकते हैं। अब ये हमारा 1.2 यूनिट कंप्लीट होता है सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के साथ। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 1.3 विच इज़ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल ऑफ इंटरवेंशन एंड सपोर्ट सर्विसेज। तो अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है, डेफिनेशन की बात करें तो अर्ली इंटरवेंशन इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स इन चिल्ड्रन। मतलब कि बच्चे की ग्रोथ में जो जो तकलीफ़ें आ रही हैं उन तकलीफ़ों को आइडेंटिफाई करना, उसे क्या डिसेबिलिटी है या फिर उसको क्या दिक्कत है, इसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। एक पेरेंट्स के थ्रू, या फिर जनरल एजुकेटर के थ्रू, उसके पीयर ग्रुप के थ्रू, या फिर उसके फैमिली मेम्बर के किसी भी थ्रू हो सकता है। जैसे कि कोई रिलेटिव आ रहा है, वो कह दे कि आपने अपने बच्चे में ये चीज़ नोटिस की, कोई भी अलग कंडीशन होती है उसकी एज के अकॉर्डिंग या फिर उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, तो रिलेटिव्स या फिर पीयर ग्रुप या फिर जर्नल टीचर आगे पेरेंट्स को कंसल्ट करते हैं। बच्चे में ये सिनेरियो अलग दिख रहा है। अब उन्होंने पेरेंट्स को आके कहा, पेरेंट्स से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इसको डॉक्टर के विजिट कराओ या फिर किसी स्पेशल एजुकेटर से कंसल्ट करो, इसे कहा जाता है रेफरल। अब डेफिनेशन पे आए तो रेफरल इज़ द इनिशियल रिक्वेस्ट टू कंसीडर अ स्टूडेंट फॉर अ स्पेशल एजुकेटर इवेल्यूएशन। मतलब कि कोई भी आके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर किसी से भी रिक्वेस्ट कर रहा है चाइल्ड को लेके कि उसका फर्दर असेसमेंट इवेल्यूएशन कराओ, उसके अंदर ये अलग कंडीशन दिख रही है, इसको रेफरल कहा जाता है। अब रेफरल भी फैमिली मेम्बर के थ्रू हो सकता है, उसके फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, किसी रिलेटिव के थ्रू हो सकता है, टीचर के थ्रू हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा 1.3 भी कंप्लीट होता है जिसमें हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन और रेफरल के बारे में जाना। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1.4 विच इज़ एडवांटेजेस ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन ऑफ चिल्ड्रंस विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब मैंने आपको बताया कि अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है कि बच्चे की किसी भी अलग कंडीशन के बारे में जानना, कि नोटिस करना है कि हाँ बच्चा ये चीज़ अलग कर रहा है, इसका फ़ायदा क्या है, हम बच्चे पे इतना ध्यान दे रहे हैं, उसकी किसी भी अलग कंडीशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो भी छोटी एज में, इसका क्या फ़ायदा है।
तो छोटी एज में बच्चे का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा स्पीड में हो रहा होता है। शुरुआत के टाइम में उसका मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ हो रहा होता है। तो अर्ली इंटरवेंशन आइडेंटिफिकेशन का ये फ़ायदा होता है कि उसकी किसी भी कोई भी डिसेबिलिटी है अगर बच्चे को, या फिर उसके सिम्टम्स वो दिखा रहा है, तो वो डिसेबिलिटी किसी सीवियर कंडीशन में पहुँचे उससे पहले हम उस पर वर्क कर सकते हैं, और वो अपनी उन्हीं आदतों के साथ आगे बढ़ा ना हो उस पर भी हम पहले से वर्क कर सकते हैं। पेरेंट्स समझते हैं कि उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना है, और ये इम्प्रूव और एनहांस करता है बच्चे के डेवलपमेंट प्रोसीजर को। तो इसके साथ ही 1.4 भी कंप्लीट होता है। अब 1.5 पे आते हैं जो लास्ट है, फिर हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, विच इज़ एजुकेशनल एवेन्यू फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। मीन्स जो बच्चे को डिसेबिलिटी होती है, डेवलपमेंट डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या चेंजेस या फिर क्या क्या एडेप्टेशंस की गई हैं। तो एक स्पेशल स्कूल्स, उनके लिए स्पेशल स्कूल खोले गए हैं जहाँ पे डिसेबल्ड बच्चों को रखा जाता है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाया जाता है, वोकेशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराया जाता है, अकेडमिक में बढ़ाया जाता है। दूसरा इंटीग्रेटेड स्कूल्स भी होता है कि स्पेशल चाइल्ड अलग पढ़ रहा है और जनरल स्टूडेंट्स अलग अलग पढ़ रहे हैं। इंक्लूसिव स्कूल्स आजकल बहुत ज़्यादा पेस में है, क्योंकि इसमें स्पेशल चाइल्ड और जनरल चाइल्ड को साथ में एक ही क्लासरूम में, एक ही सराउंडिंग्स में पढ़ाया जाता है। पर्सनली मेरे को इंक्लूसिव स्कूल्स का आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें स्पेशल और जनरल स्टूडेंट्स को साथ में पढ़ाने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि जो जनरल स्टूडेंट्स हैं वो भी स्पेशल चाइल्ड्स को एक अलग नज़रों से नहीं देखते, उन्हें भी समझ आता है कि ये भी हमारे जैसे ही और हमारी तरह काम कर सकते हैं, बस उनकी कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं। और स्पेशल चाइल्ड्स की भी अपना कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट होता है कि हाँ, ये भी, हम भी इनकी तरह ही हैं, ये स्टूडेंट्स भी हमारी तरह ही हैं। वो उनके साथ कॉम्पीट करते हैं, उसी सराउंडिंग्स में रहते हैं, वही चीज़ें सीखते हैं, वही चीज़ें पढ़ते हैं। तो इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है, सेल्फ एस्टीम भी पूरा होता है। सेकेंडली टीचिंग मेथड्स, कि टीचिंग मेथड्स में थोड़े अडेप्टेशंस करने चाहिए। अगर किसी को VI का प्रॉब्लम है, लाइक वो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो टीचर को रिटर्न वर्क की जगह कुछ टेक्टाइल ऑब्जेक्ट से सिखाना चाहिए जिससे बच्चा टच करके सीख सके। थोड़ा सा करिकुलम एडेप्टेशन भी करा जा सकता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़ ना करके एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके काम करे और उसको क्लियर वर्ड्स का यूज़ करे। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, विच इज़ मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग, जिसके लिए हम बेसिक समझते हैं कि लर्निंग क्या होता है। तो लर्निंग एक एबिलिटी होती है जो हमारे कॉग्निटिव लेवल को डेवलप करती है, जिसकी वजह से बिहेवियर चेंजेस होते हैं और ये एक्सपीरियंस से आते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लर्निंग इज़ द एक्सपीरियंस एक्विजिशन प्रोसेस। मतलब कि लर्निंग कैसे आती है, अब हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर जब हम उसी को इम्प्लीमेंट करके एक्सपीरियंस करते हैं तब हमारे माइंड में लर्निंग होती है। सेकेंड, एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुली क्या होता है कि कोई भी कंडीशन है उसके लिए हमें कैसे रिएक्ट करना है, वो हमारा रिस्पॉन्स कहलाता है, और जो कंडीशन है उसे स्टिमुली कहा जाता है। तो लर्निंग से हमारा रिलेशनशिप बनता है स्टिमुली और रिस्पॉन्स का। लर्निंग हमें सिखाती है कि किसी भी कंडीशन के लिए हमें कैसे रिस्पॉन्स देना है। नेक्स्ट, डेवलप कॉग्निटिव लेवल। जैसे कि मैंने बताया कि लर्निंग हमारे कॉग्निटिव लेवल की डेवलपमेंट करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग से हमें समझ आते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। सोसाइटल नॉर्म्स एक्सेट्रा, लर्निंग से हमें पता चलता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ की रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म कैसे हैं, उनके साथ हमें अपनी लाइफ जीनी है, ये सब भी हमें लर्निंग से आता है। अब हम आते हैं 2.2 पे, विच इज़ वेरियस टाइप ऑफ लर्नर्स। अब लर्नर्स 3 टाइप के होते हैं, विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स होते हैं जो चीज़ों को देख के सीखते हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है जब वो चीज़ों को देखते हैं। किसी पर्टिकुलर इंसान को पूरा टास्क करते हुए देख रहे हैं या फिर वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, ये सब विजुअल लर्नर्स होते हैं। इनकी ये जो चीज़ों को देखते हैं इनको वो अच्छे से समझ आता है, वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं जो सुन के सीखते हैं, इनको लेक्चर्स, स्पीचेस सुनना अच्छा लगता है क्योंकि इन्हें सुन के चीज़ें जल्दी समझ आती है, जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट आते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स पे। वो लर्नर्स होते हैं जो हैंड ऑन लर्निंग पे बिलीव रखते हैं, यानी कि इन्हें सुन के या पढ़ के चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ये टास्क में खुद इन्वॉल्व रहते हैं, खुद चीज़ों को करके देखते हैं, तब इन्हें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहती हैं। तो इसी के साथ 2.2 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 2.3 पे, विच इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स इन आइडेंटिफाइंग स्टाइल्स फॉर प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। मतलब कि हमें प्लानिंग करते हुए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने प्रोग्राम की। तो अगर हम विजुअल लर्नर्स की बात करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर चीज़ का रिटर्न में लिखना चाहिए या फिर वीडियोस प्रिपेयर करनी चाहिए जिससे बच्चे देख के सीखें। लोगों को टास्क मॉडलिंग जिसे कहते हैं कि
कोई पर्सन खड़ा है, वो कोई टास्क को परफॉर्म करके दिखा रहा है जिसे बच्चे देख के सीख रहे हैं। अगर हम ऑडिटरी लर्नर्स के लिए प्लान बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऑडियोज़ को इन्वॉल्व करें जिससे बच्चा सुन सके, या फिर स्पीचेस, अच्छे इफेक्टिव लेक्चर्स को हम अरेंज करें जिससे बच्चा सीख के समझ सके। काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए प्लान बना रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरह से सेटअप करें, इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें कि वो लर्नर्स आके खुद एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, अपना हैंड और लर्निंग एक्सपीरियंस कर सके। तो प्रोग्राम बनाते हुए हम किस लर्नर के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, वो कौन सा लर्नर है, उस चीज़ों का ध्यान रख के उन पॉइंट्स को लेके आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। तो इसके साथ 2.3 भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 2.4 पे, विच इज़ हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी। अब ये थ्योरी पेपर नंबर 4 में भी आई थी, वो जो 12 मार्क्स की आई थी। मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि ये वाली थ्योरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इस वाली थ्योरी को भी थोड़ा बेसिक में एक्सप्लेन करती हूँ। तो हार्वर्ड गार्डनर ने अपने इंटेलिजेंस थ्योरी में 8 पिलर्स दिए थे, 5 6 7 8 पिलर्स दिए थे। अब वो 8 पिलर्स कौन कौन से थे? वर्बल लिंग्विस्टिक, मतलब कि जो बच्चा वर्ड स्मार्ट होता है, जिसे लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान होता है, वर्ड्स का अच्छा ज्ञान होता है। लॉजिक मैथमेटिक्स, यानी कि जो बच्चा स्मार्ट होता है, हर चीज़ों में लॉजिक लगा के काम करता है, हर चीज़ों को मेज़र करता है, एक्यूरेट तरह से काम करता है। नेक्स्ट विजुअल स्पेटियल, यानी कि जो पिक्चर स्मार्ट होते हैं, जो बच्चे देख के सीखते हैं, उन्हें पिक्चर्स या फिर वीडियोस देख के याद रहता है। नेक्स्ट ऑडिटरी म्यूजिकल, जो म्यूज़िक स्मार्ट होते हैं, उनको वर्ड्स की पकड़ अच्छी होती है, उन्हें सुन के चीज़ें ज़्यादा रिमेंबर रहती हैं, ज़्यादा एंगेजिंग होते हैं वो। नेक्स्ट बॉडीली काइनेस्थेटिक, जो बॉडी स्मार्ट होते हैं, उन्हें अपनी फिजिक पे, अपनी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है, अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस होते हैं वो। नेक्स्ट इंटरपर्सनल होता है, जो दूसरों से रिलेशंस अच्छा बनाते हैं, अपने पीयर ग्रुप से, अपने फैमिली मेम्बर्स से। नेक्स्ट इंट्रापर्सनल, जो खुद पे वर्क करते हैं, सेल्फ स्मार्ट होते हैं, उनको सेल्फ अपने आप पे बिलीव होता है, वो अपने बारे में जानते हैं, अपने हॉबीज़ के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस के बारे में। एंड लास्ट नेचुरलिस्टिक, जो नेचर स्मार्ट होते हैं, यानी कि उनको नेचर के साथ कनेक्शन होता है, प्लांटिंग ट्रीज जैसी एक्टिविटीज़ अच्छी लगती है, वो अपनी इन्वायरमेंट से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये 8 पिलर्स हैं गार्डनर्स की थ्योरी के। अब तो हम आते हैं 2.5 पे, विच इज़ रोल ऑफ लर्निंग स्टाइल्स इन इवेल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। मतलब कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, कोई भी चाइल्ड को कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसके लिए लर्निंग स्टाइल्स क्या प्रभाव डालते हैं। लर्निंग स्टाइल्स मैंने आपको बताया कि 3 होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। अब इन तीनों के बारे में जैसे हमने 2.3 और 2.4 में समझा, वही इसमें भी आएगा कि इनका रोल्स क्या है। अब हमें पता है कि किसी बच्चे को VI की प्रॉब्लम है, तो यानी कि वो ऑडिटरी लर्नर हो सकता है, उसको VI का प्रॉब्लम है, विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो ऑडिटरी लर्नर हो सकता है, उसे हम डिक्टेट करके या फिर ऑडियो सुना के सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर बच्चा डेफ है या फिर उसको हियरिंग इम्पेयर्ड है किसी भी लेवल पे, सीवियर, प्रोफाउंड या फिर माइल्ड, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो एक विजुअल लर्नर हो सकता है, जिसे चीज़ें देख के समझ आए इंस्टेड ऑफ सुनने की बजाय। अगर हम उसको वीडियो दिखाएं या फिर पिक्चर्स दिखाएं तो वो ज़्यादा जल्दी कैच करे। तो इन्हीं सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है एक लेसन प्लान बनाने के लिए। वो कौन सा लर्नर है, उसको कौन सी डिसेबिलिटी है, किस लेवल पे है, डिसेबिलिटी किस लेवल की है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं एक प्लान को डिज़ाइन करते टाइम। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट होता है। अब पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 3 है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद CP, यानी हमें बात करनी है सेरिब्रल पाल्सी के बारे में, जिसमें हमारा 3.1 है इंट्रोडक्शन टू CP। अब इंट्रोडक्शन की बात आ गई तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा? डेफिनेशन, कि CP क्या होता है। तो अगर मैं आपको ओरल डेफिनेशन बताऊं तो CP इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट्स अ पर्सनस एबिलिटी टू मूव। अब आप स्क्रीन पे देख जाओ कि CP सबसे पहले किस चीज को अफेक्ट करता है? मूवमेंट को, पर्सन्स की, एंड मेंटेन द बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर, बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। तो CP अफेक्ट करता है पर्सन की एबिलिटी को टू मूव एंड टू मेंटेन द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। तो अब हमने डेफिनेशन की बात कर ली है। CP इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द पर्सन्स एबिलिटी टू मूव एंड मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर। हम चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ। आपको कुछ सिम्टम्स ही पता होने चाहिए जिसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या इस पर्सन को सेरिब्रल पाल्सी है। तो पहला कि बच्चे को प्रॉब्लम रहती है कोऑर्डिनेशन में, लाइक बच्चा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता है, मूवमेंट अच्छे से वो नहीं कर पाता है, दोनों लेग को कोऑर्डिनेट करके वो नहीं चल पाता है। नेक्स्ट, उसको प्रॉब्लम रहती है स्पीच में या फिर लैंग्वेज में,
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो बच्चे को प्रॉब्लम रहेगी डेवलपमेंट में। ऑफकोर्स कोई बच्चे को डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है तो वो उसके डेवलपमेंट पे तो असर डालेगा ही, तो आप डेवलपमेंट वाला पॉइंट तो आराम से लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, बाकी अदर प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, लाइक उसको हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे को सीपीएस देखते ही पता चल जाता है, क्योंकि उसके बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है, चलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। बच्चे की माइनर चीजों को ऑब्जर्व नहीं करता, बट उस बच्चे का बैठने का तरीका अलग होता है, उठने का तरीका अलग होता है, तो ये सारे उसके सिम्टम्स रहते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कॉजेस के बारे में कि सीपी क्यों होता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कॉजेस की तरफ कि सीपी क्यों होता है। तो मेन कॉज होता है सीपी होने का एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही सीपी आए, सीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो सीपी किस वजह से होता है, ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है। एंड इट यूजुअली हैपन्स बिफोर अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चे के पैदा होने से पहले भी हो सकता है, बट पैदा होते टाइम और उसके बाद यानी नेटल और पोस्ट नेटल टाइम पे भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्री नेटल पीरियड में होता है, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉज क्या है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। अब ये ब्रेन का एबनॉर्मल डेवलपमेंट किस वजह से हो सकता है वो भी तो पढ़ना होगा। हमने ये चीज तो जान ली कि सीपी किस वजह से होता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। अभी एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन किस वजह से होता है ये भी तो जानना है ना, पूरा एकदम जड़ से काम करना है ना हमें। तो किस वजह से होगा, पहला कि बच्चे के ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगी है मॉम के वॉर्म में ही। ध्यान से सुनते जाना मेरी बातों को, मैं स्क्रीन पे हर चीज नहीं लिखूंगी क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बोल रही हूँ तो आप उस चीज को समझ सकते हो, हर चीज लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो माइनर पॉइंट्स अच्छे से सुनते चलना कि बच्चे का मॉम की वॉर्म में ही ब्रेन में से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, या फिर बच्चे को लाइक डिलीवरी के टाइम उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, या फिर कोई हेड इंजरी हो गई है, या फिर अगर हम पोस्ट नेटल की बात करें, मैंने आपको बता रखा है कि डॉक्टर की कोई गलती की वजह से, माइनर गलती की वजह से ऐसा हो गया है, या फिर मॉम की नेटल या फिर प्री नेटल में केयरिंग के टाइम कोई गलती की वजह से ऐसा हो गया है, बच्चे को चोट लगी है, या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, बच्चे का वॉर्म में प्रॉपर से डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ये सारे फैक्टर्स रहते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर ले प्रिवेंशंस की कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो ऑफकोर्स हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले, अपना ध्यान रखें, बच्चे की केयर करें, प्रॉपर वैक्सीनेटेड हो, जो दवाइयाँ लेनी है वो हम ले, ज़्यादा एक्सेसिव अल्ट्रासाउंड्स ना कराएं, एक अच्छे डॉक्टर के साथ, एक अच्छे डॉक्टर से ही अपना पूरा प्रेगनेंसी टाइम डील करवाएं, अपनी डाइट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो ये सारे प्रिवेंशंस होते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको अपना ध्यान रखने के लिए, अपने वॉर्म में जो बेबी है उसका ध्यान रखने के लिए बेसिक प्रिवेंशंस लेने ही चाहिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्रीविलेंस। आपको हेडिंग में दिख रहा होगा 3.1 में प्रीविलेंस भी पूछे सीपी का। प्रीविलेंस क्या होता है कि आज की डेट में सीपी के चाइल्ड कितने हैं, तो 5 लाख चिल्ड्रन हैं जो 18 एज से अंडर के हैं आज के टाइम में जिन्हें सीपी है। नेक्स्ट जो 2 से 3 साल के बच्चे हैं वो कम से कम थाउजेंड्स है, एवरेज लेके चलते हैं। एक वो किया जाता है, सर्वे किया जाता है जिसमें हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो 18 साल से जितने भी नीचे के बच्चे हैं उनमें से 5 लाख बच्चे जिन्हें सीपी है। 2 से 3 साल के बच्चे 1000 हैं जो सेरेब्रल पाल्सी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। एंड कम से कम 10,000 बेबी बॉर्न होते हैं, जो 10,000 बेबी पर ईयर बॉर्न होते हैं जो सीपी से, जिनको सीपी होता है, सेरेब्रल पाल्सी होता है। तो ये कुछ बेसिक डाटा था हमारा प्रिविलेंस से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, तो इसमें आपको एक ही नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है, बट हाँ ये टॉपिक है तो मैं आपको बता रही हूँ। डॉक्टर जॉन लिटल ये पहले पर्सन थे जिन्होंने सीपी को फाइंड किया था, इनके बारे में पढ़ा था और सीपी की डेफिनेशन दी थी। ही इज द फर्स्ट मैन। अब ऑफकोर्स ये पहले इंसान है तो इन्होंने एकदम सारी चीजें 100% करेक्ट तो नहीं बताई होंगी, मगर इन्होंने क्या बताया था
कि बच्चे के नर्वस सिस्टम में इंजरी हो जाती है, जिस वजह से उसका रिजल्ट होता है स्पैस्टिसिटी, जिसे हम सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। ये डॉक्टर जॉन लिटल की दी हुई डेफिनेशन थी। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं मिथ्स के बारे में। मिथ्स क्या होते हैं? वहम जो बहुत लोगों को है सीपी से रिलेटेड। तो वो मिथ्स क्या क्या है लोगों के माइंड में कि जो सेरिब्रल पाल्सी का बच्चा होता है वो सिर्फ और सिर्फ बर्थ के टाइम पर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स बताए जिस वजह से बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। तो ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये रीजन, सिर्फ एक यही रीजन होता है, ये एक मिथ है। नेक्स्ट, ऑल पीपल विथ सेरिब्रल पाल्सी हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कि हर पर्सन को जो सीपी है उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होगा, यानी आईडीडी भी होगा। ये भी एक मिथ है, क्योंकि हर पर्सन जिसको सेरिब्रल पाल्सी है जरूरी नहीं है कि वो मेंटली रिटार्डेड भी हो। लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि सेरिब्रल पाल्सी देखने से पता लग जाती है कि हाँ इस बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, तो लोग उसको मेंटल रिटार्डेड भी अपने आप ही मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जिसको सीपी है वो मेंटल रिटार्डेड भी हो। इट इज नॉट कंपल्सरी। तो ये भी एक मिथ है। नेक्स्ट, लोगों को लगता है जो सीपी का चाइल्ड होता है वो अनेबल टू स्पीक होता है, यानी कि वो स्पीक नहीं कर सकता है। ये भी एक मिथ है, क्योंकि हर बच्चा जिसको सेरिब्रल पाल्सी है जरूरी नहीं है कि वो बोल ना सके। बच्चे बोलते भी हैं। अलग अलग कंडीशन होती है सेरिब्रल पाल्सी की, जो हम आगे पढ़ेंगे, टाइप्स को, कंडीशंस को, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे भी आने वाले टाइम में। तो ये जो लोगों को मिथ हो जाता है ना कि बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी है, ये मेंटली रिटार्डेड भी होगा, फिर तो इसे तो बोलना भी नहीं आता होगा, इसे तो चीजें समझ ही नहीं आती होंगी, ये अपना खुद का कुछ काम ही नहीं कर पाता होगा। ऐसा नहीं होता है। जो सेरिब्रल पाल्सी है वो अपनी जिंदगी ज्यादा अच्छे से नहीं जी पाते, यानी लॉन्ग लाइफ नहीं है उनकी। ये भी एक मिथ है। किसने कहा वो ज्यादा नहीं जी पाते? वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं, पूरे पोटेंशियल के साथ जी सकते हैं। तो ये भी एक मिथ है कि जिस बच्चे को डिसेबिलिटी है वो ज्यादा टाइम नहीं जी सकता। नेक्स्ट मिथ है कि जैसे मैंने आपको बताया, लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा टाइम तक जी नहीं सकते, तो लोगों को ये भी लगता है कि उनकी पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, यानी कि वो अनहैप्पी होंगे, विच इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर सीपी पर्सन या फिर हर डिसेबल्ड पर्सन अपनी ज़िंदगी से खुश ना हो। ये भी एक मिथ है लोगों का। नेक्स्ट, जो सेरिब्रल पाल्सी के लोग हैं या फिर किसी भी डिसेबिलिटी के लोग हैं वो आगे चल के बेबीज नहीं कर सकते, ये भी एक मिथ है। ऐसा नहीं होता है। तो इसी के साथ हमारा 3.1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सीपी के बारे में देखा, उसके कॉजेस, प्रिवेंशन, मिथ्स, रिस्क फैक्टर्स, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें हमने डॉक्टर जॉन लिटल के बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी। तो ये सब था 3.1 में। अब हम चलते हैं 3.2 की तरफ, जिसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सीपी। अब इस पे आप अपने सिलेबस में 3 स्टार लगा लो, 3 भी नहीं 5 लगा लो, क्योंकि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पेपर नंबर 2। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 में, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे पेपर नंबर 2 में। इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो हमें टाइप्स ऑफ सीपी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं टाइप्स ऑफ सीपी में, तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाती हूँ स्क्रीन पे। तो टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, आपको साइड में अपनी स्क्रीन की राइट हैंड साइड में एक फ्लो चार्ट दिख रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी 3 बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं। पहला सीवियरिटी के बेसिस पे, उसके बाद अफेक्टेड लिम्स के बेसिस पे, एंड थर्ड मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। और फिर उसमें सब टॉपिक्स डिवाइड होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, होमोप्लेजिया, डायप्लेजिया एंड एक्सेट्रा। और मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पैस्टिसिटी, अटेक्सिया, मिक्स्ड, एथेटोटिक्स, ये सब। तो अब हमें इन सभी टर्म्स को एक एक करके पढ़ना है। एंड ये पूरा एक जो फ्लो चार्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ सेरिब्रल पाल्सी का, जिसमें अब हम बात करते हैं सबसे पहले सीवियरिटी की। सीवियरिटी में हमें पहला पॉइंट दिख रहा है माइल्ड। माइल्ड से हम क्या समझते हैं कि जो पर्सन को सेरिब्रल पाल्सी है वो इतने ज्यादा लेवल पे नहीं है कि उसको हर चीज में किसी न किसी की हेल्प चाहिए हो, या फिर वो पूरा का पूरा ही किसी पे डिपेंडेंट हो। ऐसा जरूरी नहीं है। माइल्ड सेरिब्रल पाल्सी का मतलब है कि बच्चे को थोड़ी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत होती है, या फिर बार बार सिखाने की जरूरत होती है, मगर
एट द एंड ऑफ द टास्क वो बच्चा खुद उस एक्टिविटी को करने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो माइल्ड है यानी उसको ज्यादा हाई लेवल पे वो सीवियरिटी नहीं है। नेक्स्ट अब हमें दिखता है मॉडरेट। मॉडरेट में माइल्ड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। सबसे पहले माइल्ड आता है जिसमें बच्चे को इतनी डिसेबिलिटी है इस लेवल की, फिर आता है मॉडरेट जिसमें बच्चे को थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा सीवियरिटी है थोड़ी सी, यानी बच्चा कर सकता है टास्क बट उसको थोड़ा बहुत किसी का हेल्प चाहिए रहता है। लाइक उसको आधा टास्क आप करके दे दो, आधा वो खुद कर लेगा। सपोज उसे टी शर्ट पहननी है तो आप उसके दोनों हाथ डाल के दे दो, फिर वो गर्दन डाल के टी शर्ट नीचे कर सकता है। या फिर उसको आप पोजीशन में सेट करके दे दो टी शर्ट, फिर वो पहन लेगा। मीन्स वो टास्क कर सकता है बट विद द लिटिल बिट हेल्प ऑफ अदर्स। समझ गए। नेक्स्ट सीवियर। सीवियर आपको नाम से पता लग रहा है कि उस बच्चे की कंडीशन काफी ज्यादा सीवियर है। बोलते हैं ना डॉक्टर्स की इसकी कंडीशन काफी ज्यादा सीवियर है, यानी कि काफी सीरियस कंडीशन में है वो बच्चा। वो 100% डिपेंडेंट होता है हर टास्क के लिए किसी और के ऊपर। वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली नहीं जी सकता है अगर वो बच्चा सीवियर सीपी का है तो। समझ गए। माइल्ड में बच्चे को इतनी दिक्कत है, मॉडरेट में इतनी है, और सीवियर में सबसे ज्यादा है जिसमें बच्चे को हर टाइम किसी सेकंड पर्सन की हेल्प लगेगी ही लगेगी। तो ये हमने पढ़ा सीवियरिटी के बेसिस पे तीनों टर्म्स। नेक्स्ट अब हम आते हैं अफेक्टेड लिम्स के बेसिस पे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है मोनोप्लेजिया। अब आपको नाम से पता लग रहा है मोनो यानी कि एक, मोनो यानी कि एक, तो हमारी कोई भी एक लिम्ब अफेक्टेड होती है उसे हम मोनोप्लेजिया कहते हैं। अब सपोज मैंने ये एक रफ डायग्राम बना दिया किसी भी पर्सन का, तो अब हमें इससे क्या देखना है कि मोनोप्लेजिया सबसे पहले कौन सी टर्म आएगी, मोनोप्लेजिया। तो आपको नाम से पता लग रहा है मोनो यानी कि बच्चे की कोई भी एक लिम्ब अफेक्टेड है। अब अफेक्टेड लिम्स के बारे में पढ़ रहे हो तो आप साइड में नाम देखते चलना। पहला है मोनोप्लेजिया यानी कि बच्चे की कोई एक लिम्ब अफेक्टेड है, वेदर इट इज वन हैंड और वन लेग। ठीक है, कोई भी हाथ हो सकता है, कोई भी पैर हो सकता है। नेक्स्ट आता है हेमीप्लेजिया जिसमें बच्चे की हाफ बॉडी अफेक्टेड होती है। अब वो हाफ बॉडी या तो दोनों लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग होगा या फिर राइट हैंड और राइट लेग होगा। ठीक है, बच्चे की हाफ बॉडी अफेक्टेड रहेगी, उसी साइड का हाथ और उसी साइड का पैर। ठीक है, हेमी यानी हाफ। समझ गए इतनी चीज। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, आता है हमारे पास पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया आपको नाम से ही पता लग रहा है कि बच्चे के पैरों में दिक्कत है, यानी कि उसके दोनों पैर अफेक्टेड है, दोनों पैर अफेक्टेड है। मैं जो नीचे लिख रही हूँ ना पैराप्लेजिया, फिर मोनो, हेमी, फिर उसमें लिम्स उसको हाईलाइट करती हूँ। बेशक आप इन चीज का स्क्रीनशॉट लेते चलना कि पैरा यानी ये वाला लिम्ब अफेक्टेड है, होमो यानी ये वाला लिम्ब अफेक्टेड है। इसलिए मैंने ये रफ डायग्राम बना के हाईलाइट कर रही हूँ, नीचे लिख रही हूँ, ताकि सपोज अगर आप स्क्रीनशॉट लो तो आपको बाद में पढ़ने में आसानी रहे कि नीचे ये नाम लिखा है, ऊपर ये हाईलाइटेड है, तो यानी ये वाली लिम्स अफेक्टेड रहती है। इसलिए ध्यान रखते चलना छोटी छोटी चीजों का भी। नेक्स्ट पैरा के बाद हम आते हैं डायप्लेजिया। डायप्लेजिया में बच्चे के दोनों पैर अफेक्टेड रहते हैं सीवियर कंडीशन में, एंड उसके हाथों पे भी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत अफेक्ट रहता है। ठीक है, जो लेग्स होंगे वो तो सीवियरली अफेक्टेड होंगे, बट जो हैंड्स होंगे उसको दिक्कत आएगी उससे हैंड से रिलेटेड मूवमेंट्स में, बट पैर के कंपैरिजन जितनी दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए, यानी कि पैरों की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है मगर हाथों की सीवियरिटी पैरों की मुकाबले कंपैरिजन में कम रहेगी। ये रहता है डायप्लेजिया में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वाड्रीप्लेजिया में, जिसमें आपको नाम से ही पता लग रहा है क्वाड्री यानी कि चार, यानी कि बच्चे की इसमें चारों लिम्स अफेक्टेड रहती हैं। समझिए, आगे बात समझ में। क्वाड्रीप्लेजिया में यानी क्वाड्री नाम से पता लग रहा है कि चार होता है, क्वाड्री का मतलब, तो बच्चे की चारों लिम्स इसमें अफेक्टेड रहती है। तो इसी के साथ हमारा अफेक्टेड लिम्स वाला भी टॉपिक हो गया है। अच्छे से समझ लेना इस चीज को।
अब हमने टाइप्स ऑफ सीवियरिटी में सीवियर देख लिया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हो गया। नेक्स्ट अफेक्टेड लिम्स में मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, डायप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिया, ये सारा हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जिसमें हमें पहला पढ़ना है स्पास्टिसिटी। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है, स्पास्टिसिटी में होता है मसल्स की स्टिफनेस, यानी मसल्स टाइट हो जाती है। बच्चे का हैंड अगर ऐसे है, उसकी ये वाली मसल स्टिफ होगी तो बच्चा अपना हाथ ऐसे सीधा नहीं कर पाएगा। उसकी रिस्ट है, रिस्ट में उसकी रिस्ट ऐसे रहती है, तो वो अपनी रिस्ट अपनी बिना एक्सटर्नल हेल्प पे सीधा या फिर बेंड इस तरह से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके यहाँ पे स्टिफनेस हो गई है। तो इसमें काफी ज्यादा स्टिफनेस हो जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, फिजिकल थेरेपी की जरूरत होती है, जिसमें रेगुलर बेसिस पे उसकी स्टिफ मसल्स पे काम किया जाता है, उनको वापस मोशन में लाने के लिए। नेक्स्ट कांट मूव इट, मैंने आपको बताया कि वो अच्छे से मूव नहीं कर पाता है क्योंकि स्टिफ हो गई है उसकी मसल्स। तो और इसके बाद स्पेस्टिसिटी की बात आते हैं हम अटेक्सिया पे, जिसमें बैलेंसिंग प्रॉब्लम रहती है फाइन मोटर और ग्रोस मोटर्स में। ठीक है, ग्रोस मोटर्स हमारी बड़ी मसल्स होती है और फाइन मोटर्स हमारी छोटी मसल्स होती हैं, तो उसको इन मोटर्स में दिक्कत रहती है। एंड सेकेंड थिंग, बैलेंसिंग में दिक्कत रहती है। उसके बाद आता है हम एथेटोसिस में, जिसमें रहता है कि बच्चे की मसल्स काफी ज्यादा ओवर फ्लेक्सिबल हैं। हमने स्पास्टिसिटी में क्या पढ़ा कि उसकी मसल काफी ज्यादा स्टिफ है, और एथेटोटिक्स इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें बच्चे की मसल्स काफी ज्यादा लूज होती हैं, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। इनफैक्ट वो अपनी नेक पे भी कंट्रोल नहीं रख पाता है, उसकी नेक कभी यहाँ कभी वहां हो रही है, उसका अपनी मसल्स पे कंट्रोल ही नहीं है। ऐसा बच्चा बैठता है जब, तो एकदम से धम से बैठता है, क्योंकि उसकी अपनी मसल्स पे कंट्रोल नहीं है कि वो धीरे धीरे बैठ सके। ठीक है, ओवर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है मसल्स में। नेक्स्ट अब हम आते हैं लास्ट मिक्स्ड, जिसमें जो ऊपर ये जो मेंशन्ड है इसमें से मिक्स रहते हैं, या तो उसे स्पैस्टिसिटी और अटेक्सिया होगा, काफी ज्यादा स्टिफ मसल्स होंगी, बैलेंस ही नहीं कर पा रहा होगा वो, क्योंकि पैरों को अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा तो बैलेंस कैसे करेगा। या फिर अटेक्सिया और एथेटोटिक्स होगा कि बच्चे की काफी ज्यादा लूज मसल्स हैं, और फ्लेक्सिबल मसल्स है कि वो बैलेंस ही नहीं कर पा रहा, जिसमें मैंने आपको नेक का एग्जाम्पल भी दिया। तो इसी के साथ हमारा मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट होता है। तो हमने यहीं पे टाइप्स ऑफ सीपी कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वापस से बता रही हूँ। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था, खत्म करने के बाद भी बता रही हूँ कि टाइप्स ऑफ सीपी ये आएगा, अभी लिख लो। मैं बोल रही हूँ ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सीपी एंड एक्सप्लेन देयर टाइप्स, जिसमें आपको पहले फ्लो चार्ट बनाना जो राइट हैंड की स्क्रीन पे दिख रहा है, टाइप्स ऑफ सीपी करके 3 एरो बना के सीवियरिटी, अफेक्टेड लिम्स और मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर नीचे के सब पॉइंट्स, फिर उन्हें एक्सप्लेन करना। और जो ये होमोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया है, इसमें एक रफ सा डायग्राम भी बनाया आना, जिसमें अगर बच्चे के हाथ अफेक्टेड है तो हाथ को कलर करे आना, पैर अफेक्टेड है पैर को कलर करे आना। इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, जिससे टीचर को आंसर पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, होमोप्लेजिया और डायग्राम देख के टिक लगा दे। तो इसी के साथ हमारा 3.2 भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सीपी के बारे में पढ़ा। तो अब हम शुरू करते हैं 3.3, जिसमें हमें सीखना है अंडरस्टैंडिंग द प्राइमरी कंडीशंस ऑफ इम्पेयर्ड मोटर स्किल्स, और मोटर कंट्रोल, जिसमें हमें सीखना है ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, ओरल मोटर, इम्पेयर्ड मोटर कोऑर्डिनेशंस, मसल टोन, बैलेंस एंड पोस्चर्स। आपको अपने सिलेबस में सारी हेडिंग्स दिख रही होंगी 3.3 के अंडर में। तो हम बिना कुछ मिस करे हर एक हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है, हमने मोटर स्किल्स के बारे में पढ़ना है, जिसके लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में। अब आप सबको पता है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है जो बड़ी स्किल्स होती हैं। जिसका पुअर ग्रॉस मोटर स्किल्स रहता है उसको क्या क्या दिक्कतें रहती हैं, पुअर कोऑर्डिनेशन रहता है, यानी कि वो अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करके चलना है नहीं आता है उन्हें। उनका पुअर बैलेंस रहता है, जब उनके पास प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो अपनी बॉडी को कैसे बैलेंस करेंगे वो। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन आई हैंड कोऑर्डिनेशन रहता है, यानी कि उनकी आंखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है। सपोज अगर मैं आपको एक टास्क का एग्जांपल दूं, तो हम बच्चे को बैठा रहे हैं और वॉल पे से एक शीट को गिरा रहे हैं, तो बच्चा देख रहा है और उसे वो शीट रोकनी है,
बट वो शीट नीचे गिर जाती है और वो रोक नहीं पाता, यानी उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा है। शीट को देखते हुए उसे अपने हैंड को किस स्पीड से और किस टाइम मूव करना है वो शीट को गिरने से बचाने के लिए, ये बच्चा नहीं वो कर पा रहा है, समझ पा रहा है। तो क्या है ये? पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, जिसमें बच्चे को ढंग से मूवमेंट की भी उसमें फ्लुएंसी नहीं रहेगी, लाइक वो अटक अटक के चलेगा या फिर डिसबैलेंस होके चलेगा, या फिर कोई चीज़ उठाएगा भी तो अच्छे से नहीं उठा पाएगा, मतलब उसके हर मूवमेंट में फ्लुएंसी आपको स्मूथनेस नहीं दिखेगी। अब इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं? पहला, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से ऐसा हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, इलनेस की वजह से हो सकता है, डिलेड डेवलपमेंट की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को दिक्कत किस किस चीज में आती है। आपको ये तो पता है ग्रोस मोटर क्या होता है, मैंने बता दिया। इसके कॉजेस क्या है बता दिया, इससे क्या क्या दिक्कत आती है बता दिया, मगर किस किस टास्क में दिक्कत आती है उसको अपने डेली रूटीन में, जैसे कि और बच्चे को प्रॉब्लम रहती है सिटिंग में, जंपिंग में, और लगा सकते हैं स्टैंडिंग में। तो बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम रहती है उसके पुअर ग्रोस मोटर स्किल्स की वजह से। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं फाइन मोटर स्किल्स पे कि बच्चे की पुअर फाइन मोटर स्किल्स की वजह से उसको क्या क्या दिक्कतें रहेंगी। तो उसका इमेच्योर फाइन मोटर ग्रिप होगा, यानी पेंसिल ग्रिप होगा। अब देखो मैंने पेन पकड़ रखा है, कैसे? ये सारी फिंगर्स ऐसे जुड़ के, फिर ये और ये वाले फिंगर पेन को टच होके फिर पेन पकड़ रखा है ना, तो हमारी फाइन मोटर ग्रिप नहीं बन पाएगी बच्चे की, क्योंकि उसकी फाइन मोटर स्किल्स पुअर हैं। तो वो अच्छे से पेन को नहीं पकड़ पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा क्योंकि वो स्पून नहीं पकड़ पाएगा, ब्रशिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ब्रश नहीं पकड़ पाएगा। ये सारी दिक्कतें उसको रहेंगी। लिख नहीं पाएगा, कलरिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में फाइन मोटर्स का यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको ग्रोस मोटर के टाइम पे एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे को आई हैंड कोऑर्डिनेशन का शीट वाला, अब मैं आपको फाइन मोटर में एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज बच्चे को ब्रश करना है। अब हमें पता है कि ब्रश की जो स्टिक होती है वो कितनी ज़्यादा पतली होती है, बट उसकी फाइन मोटर्स इतने अच्छे से वर्क नहीं करती कि वो इतनी पतली स्टिक पे अपनी ग्रिप बना सके। तो हम क्या करते हैं, जो ब्रश का पीछे का हिस्सा होता है जिधर से हम पकड़ते हैं उधर हम टेप या फिर कोई कपड़ा बांध देते हैं और उसको मोटा बना देते हैं, ताकि बच्चे की ग्रिप इतनी नहीं बन पा रही तो कम से कम इतनी तो बन सके। और हमारा ये करने का मोटिव क्या होता है कि वो एटलीस्ट ब्रशिंग जैसे टास्क में अपने आप को इंडिपेंडेंट फील कर सके, इंडिपेंडेंटली अपनी ब्रशिंग कर सके। तो इसलिए हमने उसकी फाइन मोटर्स को डेवलप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए क्या किया, उस पतली स्टिक को कपड़ा या टेप बांध के मोटा बना दिया, जिसकी मदद से जितनी भी उसकी फाइन मोटर्स वर्क करती हैं उसकी हेल्प लेके वो ब्रशिंग कर सके। अब इसके क्या क्या कॉजेस रहते हैं कि प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इलनेस हो जाती है, या फिर डाउन सिंड्रोम हो, उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी हो, डेवलपमेंटल डिलेज हो। तो ये सब आता है फाइन मोटर, पुअर फाइन मोटर स्किल्स के अंडर। अब नेक्स्ट आते हैं ओरल मोटर स्किल्स में। ओरल मोटर स्किल्स में बच्चे का क्या क्या अफेक्ट होता है, पहले आप ये समझो। ये जॉ, टंग, वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, अच्छे से साउंड नहीं प्रोड्यूस कर पाते। जैसे कि हमें पता है कि हमें कहाँ पे तेज से बोलना है, कहाँ पे धीरे से बोलना है, वो बच्चा उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। आइडेंटिफाई करने के बाद वो उस चीज़ को करने के लिए एबल नहीं रहता है, क्योंकि उसका ये जो जॉ है, सपोज जॉ में काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस है उसके, तो वो कैसे बोलेगा। हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जॉ मूव कर रहा है, हमारे लिप्स मूव कर रहे हैं, अंदर हमारी टंग मूव कर रही है, साथ में हमारे टीथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करके तभी तो हम क्लियर कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमें बात करनी है मोटर कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो इसमें हमें बात करनी होती है कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारे, जैसे कि हम कोई भी गर्म चीज को टच करते हैं फिर हमारा हाथ एकदम ही पीछे चला जाता है। किस वजह से? क्योंकि हमारे ब्रेन सिग्नल पास करता है कि वो चीज़ गर्म है, अपना हाथ हटाओ नहीं तो जल जाओगे। तो मोटर कोऑर्डिनेशन या फिर मोटर कंट्रोल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को या सिग्नल्स को सही तरह से या सही टाइम पे हमारी मसल्स तक नहीं पहुंचा पा रहा है। ये चीज़ ये वाली प्रॉब्लम हमने कई बार मूवीज़ में भी देखी है।
डिफिकल्टीज में बी प्रेजेंट इन स्लोनेस इन इनएक्यूरेसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मोटर स्किल्स। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेन सिग्नल्स पहुंचा ही नहीं पा रहा है जब माइंड की तरफ, तो फिर मोटर स्किल्स अच्छे से कैसे वर्क करेंगी, है ना, हमारी मसल मूवमेंट अच्छे से कैसे हो पाएंगी, क्योंकि जो ब्रेन है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे मसल्स को, उसके सिग्नल्स हमारे मसल्स को प्रॉपरली ट्रांसमिटेड नहीं हो पा रहे हैं। तो नेक्स्ट, अब ओरल मोटर कोऑर्डिनेशन के बाद नेक्स्ट आते हैं हम मसल टोन पे। अब मसल टोन दो तरीके का होता है, एक लो मसल टोन और एक हाई मसल टोन। अब हम पहले बात कर लेते हैं सपोज हाई मसल टोन की। हाई मसल टोन में आपको इतनी चीज याद रखनी है कि जो मसल्स होती है वो रेस्ट पे चली जाती है, मीन्स वो मसल्स काफी ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं, मीन्स हाइपोटोनिया हो जाता है, विच मीन्स की स्पास्टिसिटी हो जाती है। करा रिलेट कर पा रहे हो? जो मैंने 3.2 में टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी पढ़ाए उसमें स्पैस्टिसिटी पढ़ाया था, है ना। हाँ, तो वही स्पैस्टिसिटी हो जाती है, मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, मसल्स रेस्ट पे चली जाती है, जिसे हाइपरटोनिया भी कहा जाता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नाम, मैं लिख रही हूं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लो मसल टोन की। मैंने आपको हाई मसल टोन बताया, इसमें क्या है, मसल रेस्ट पे चलेगी, काफी ज्यादा स्टिफनेस हो गई है। तो इसका अपोजिट होता है लो मसल टोन, जिसमें मसल काफी ज्यादा लूज हो जाती है, ओवर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, मसल्स उस चाइल्ड के कंट्रोल में ही नहीं रहती हैं, उसे लो मसल टोन कहा जाता है, जिसको हाइपोटोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटोनिया। हाई वाले को कहते हैं हाइपरटोनिया और लो वाले को कहते हैं हाइपोटोनिया। ठीक है, तो अब ये दोनों ही कंडीशन हाई मसल टोन लो मसल टोन की क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से जो सिग्नल्स हैं जो हमारे ब्रेन को ट्रांसफर करने होते हैं, हमारी मसल्स को, हमारे मोटर्स को, ताकि हम मूवमेंट कर सके, वो सिग्नल्स प्रॉपरली जा ही नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से हाई मसल टोन या लो मसल टोन की प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट हम आते हैं बैलेंस एंड पोस्चर इन सीपी पे। अब मैंने आपको ये यूनिट शुरू करने से पहले ही बताया था, शुरुआत में ही बताया था डेफिनेशन के टाइम पे, कि सेरिब्रल पाल्सी में बहुत मेन प्रॉब्लम होती है कि इनएबिलिटी होती है एक पर्सन की, इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू मेंटेन द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। ये लाइन डेफिनेशन में है सेरिब्रल पाल्सी के। तो जब आपने डेफिनेशन में ही ये चीज पढ़ी है, तो ऑफकोर्स जैसे टॉपिक आएगा बैलेंस एंड पोस्चर का, तो हमें क्या लिखना है कि हाँ, सीपी वाला चाइल्ड बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन ढंग से नहीं कर पाता है। ठीक है, उसकी काफी ज्यादा इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स रहती है, जिसपे उसका कंट्रोल नहीं हो पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, एंड इन्हीं सब का रिजल्ट होता है पुअर बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पे मूव करने से पहले कुछ इंटरवेंशंस, यानी कि कुछ स्टेप्स जिनको हम सेरिब्रल पाल्सी का कोई भी अगर पर्सन है उसको सपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहला है कि व्हीलचेयर मॉडिफिकेशंस। अब इसको मैं जरा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, फिर बाकी पॉइंट्स आपको थोड़े समझ में आएंगे कि एक टॉपिक क्या बता रही हूँ मैं आपको। व्हीलचेयर मॉडिफिकेशन, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हमने पढ़ा लो मसल टोन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बच्चे की मसल बहुत ज्यादा लूज होती है, ओवर फ्लेक्सिबल होती है, उसको अपनी मसल्स पे कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि नेक, उसको अपनी नेक पे कंट्रोल नहीं है, उसकी नेक कभी यहाँ गिर रही है, कभी यहाँ गिर रही है, कभी ऐसे आगे है वो, फिर हम उसको ऐसे कर रहे हैं तो उसकी नेक सीधी हो रही है, नहीं तो उसकी नेक नीचे है। तो अगर इस तरह से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसकी व्हील चेयर में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा व्हील चेयर पे बैठा होता है, हम जैसे गाड़ी के एग्जांपल लो, गाड़ी अपने माइंड में इमेजिन करो, कार में बैठे होते हैं तो सीट के पीछे वो होता है ना हेड वाला, तो ऐसे व्हील चेयर पे भी होता है। तो हम उस हेड पे एक बैंड बांध सकते हैं, जिससे जब बच्चा बैठा हो व्हील चेयर पे तो उस बैंड को हम इस तरह से उसके फॉरहेड पे लगा दे, जिसकी मदद से उसकी नेक ऐसे ही रहे, ऐसे गिरे ना। समझ के क्या बताना चाह रही मैं? वो बैंड हमने ऐसे लगा दिया इलास्टिक टाइप, जो व्हील चेयर से अटैच है, और वो ऐसे फॉरहेड पे लगा दे तो हमारा फॉरहेड ऐसे ही रहेगा, वो
ऐसे या ऐसे ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि वो एक इलास्टिक है जो हमारे फोरहेड को, हमारे हेड को यहीं पे स्टेबल कर देगी। समझ आ गया? तो हमने व्हील चेयर में मॉडिफिकेशन की जिस वजह से लो मसल टोन वाले चाइल्ड को हेल्प हो गई। तो ये क्या था? एक इंटरवेंशन था बच्चे को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, ऐसे ही हम फिजिकल थेरेपीज का यूज कर सकते हैं, ऑर्थोटॉक्स का यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे थेरेपीज होती हैं, टूल्स होते हैं, अडेप्टिव असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं। इन्हीं सब चीजों को हम यूज करके बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा 3.3 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 3.4 की तरफ, जिसमें हमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग सेकेंडरी एंड एसोसिएटिव कंडीशंस, डिफिकल्टी फीडिंग, swallowing, poor inadequate nutrition, respiratory issues, intellectual impairment, vision loss, hyper hearing loss, epileptic seizures। ये मैंने क्या पढ़ा? 3.4 की हेडिंग पढ़ी है मैंने, जो आपको सिलेबस में गिवन है। तो हर एक वर्ड को अच्छे से समझते हुए चलते हैं, ठीक है? हर एक वर्ड को समझेंगे, जिससे अगर पेपर में किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बने तो आप उसको पहले से जानते हो, आपने वो वर्ड पहले से पढ़ा हुआ हो, कोई भी आपको नया वर्ड ना लगे। सबसे पहले हम आते हैं फीडिंग एंड स्वेलिंग प्रॉब्लम इन सीपी। मैंने आपको अभी बताया ओरल मोटर, बैड ओरल मोटर कंट्रोल। क्या था वो? बच्चे की जॉ में प्रॉब्लम है, ढंग से वो च्यू नहीं कर पा रहा है। वही वाला टॉपिक 3.4 में भी आ गया। रिलेट करो, इंटरकनेक्ट करो। फीडिंग एंड स्वेलोइंग प्रॉब्लम, फीडिंग एंड swallowing problem is equal to bad oral motor कंट्रोल। ठीक है, रिलेट कर रहे हो कि बच्चे को स्वेलोइंग एंड फीडिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि ढंग से निगल नहीं पा रहा है। किस वजह से? क्योंकि उसने ढंग से चबाया नहीं है। ढंग से चबाया क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी बैड ओरल मोटर स्किल्स हैं। क्लियर? अब हम कुछ थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि बैड ओरल मोटर स्किल कंट्रोल में बच्चे को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कि जो उसका लिप का क्लोजर है वो कम हो जाता है। जैसे कि हमारा मुंह खुला है तो हम अपना मुंह पूरा अच्छे से बंद कर सकते हैं, लाइक, ठीक है। किस वजह से कर पाए? क्योंकि हमारे जॉ का मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है। बट अगर बच्चे का ये जॉ काफी ज्यादा स्टिफ है तो वो अपना मुंह पूरा बंद कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसकी मर्जी से ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा ना उसका जॉ। समझ आ रही है चीजें? नेक्स्ट, पुअर टंग फंक्शन। जब उसका जॉ का कंट्रोल अच्छा नहीं है तो ऑफकोर्स उसकी टंग पे भी उसका कैसे कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट, जो उसके मुंह में लाइक सलाइवा आ रहा है। काफी बच्चों को पता होगा, अगर आपने कभी इंटर्नशिप की है अपने डिप्लोमा के चलते हुए भी, तो कुछ स्टूडेंट्स को सलाइवा का प्रॉब्लम होता है। मीन्स उसके माउथ में सलाइवा आता है बट वो उसको अंदर नहीं लेते, है ना। काफी अगर आपने डील किया हो तो, जैसे मैंने तो डील किया है, तो उस बच्ची को क्या दिक्कत थी कि उसके मुंह में सलाइवा आता था, तो वो सलाइवा उसके मुंह से बाहर आता था। वो उसको खुद को नहीं पता होता था कि मेरे को वो सलाइवा अंदर लेना है। हमने उसे समझाया, जैसे कि ऑफकोर्स हम इंटर्न्स थे, तो उसकी जो पहले के टीचर्स भी थे उन्होंने बताया कि इसको सलाइवा का ही इशू है, मतलब और भी इशू था बट एडिशनल सलाइवा का भी इशू है। उसको कहो कि मुंह साफ करो तो वो मुंह साफ करती है, मगर उसको नहीं पता होता कि पढ़ते पढ़ते जो उसके माउथ में सलाइवा आ रहा है वो उसको अंदर लेना है। तो ये सलाइवा का प्रॉब्लम रहता है। अब जैसे उसको पता नहीं था क्योंकि वो आईटीडी की स्टूडेंट थी, तो ऐसे ही जिन बच्चों को ओरल मोटर फंक्शन का प्रॉब्लम है, वो जो उनके माउथ में सलाइवा आ रहा है वो अंदर नहीं ले पाएंगे, या फिर उन्हें पता नहीं होगा कि किस तरह से लेना है, क्योंकि उनका ये जॉ, ये वाला एरिया उनके कंट्रोल में नहीं है। और जो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें फीडिंग और स्वेलिंग प्रॉब्लम होती है, वो काफी बार ऐसा होता है कि वो खाना खाते खाते ही थक जाते हैं। लाइक उन्हें 2 रोटी खानी है, वो थोड़ा सा खाएंगे फिर ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये जॉ, हमें ऐसा लगता है कि वो नखरे दिखा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, बट वो थक जाते हैं क्योंकि उनका फाइन मोटर, ओरल मोटर उनके कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैं जब से बोल रही हूँ
पर ऐसा नहीं है कि मैं थक गई हूँ कि ये वाला पार्ट मेरा दर्द हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है। बट वो लोग थक जाते हैं, उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है खाना कंप्लीट, उनकी मील कंप्लीट करने में। सपोज अगर हमें खाना खाने में 7 मिनट लग रहे हैं तो उनको 27 या 37 मिनट्स लगते हैं, लाइक 20-30 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे खाते हैं वो। उन्हें बताओ कि चबाओ फिर स्वेलो करो, इस तरह से प्रोसेस चलता है, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर विटामिन नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, ढंग से च्यूइंग नहीं हो पाती है। सब मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। और इस सब का रिजल्ट उनकी डिलेड ग्रोथ भी होता है। जब उन्हें सारे न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं तो उनकी ग्रोथ भी तो डिले होगी, फिर चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। तो आप एक चीज़ देखो कि बच्चे के जॉ में प्रॉब्लम थी, उसने काफ़ी टाइम तक, हम ऐसी बात नहीं कर रहे 1 बार 2 बार, बट काफ़ी सालों से वो ढंग से उसे न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो मेंटली या फिर फिजिकली थोड़ा पीछे रह जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं कि एक माइनर प्रॉब्लम एक बच्चे को किस हद तक पीछे कर सकती है अगर उस पर सही टाइम पे सही तरीके से वर्क ना किया जाए तो अब हम नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं कि जो पर्सन को कि जो चाइल्ड जिसको सेरिब्रल पाल्सी है उसको क्या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती है। तो हाँ, रहती है उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। क्यों रहती है? पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ढंग से चबा नहीं पाएगा, उसको अच्छे से प्रोटीन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उसकी मसल वीकनेस होगी, जो ऑफकोर्स उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी एक बुरा इफेक्ट डालेंगी, जिसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सेकेंड, दे कांट कफ सेटिस्फेक्शनरी, मीन्स कि वो ढंग से कफिंग नहीं कर पाएंगे। एक होता है ना, जब हम खांसते हैं तो होता है कि मतलब जब उनका जॉ ढंग से वर्क ही नहीं कर पा रहा है तो फिर वो अच्छे से कफिंग कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि एक होता है हमें लंबी सांस लेनी होती है, बीच बीच में आप सभी ने महसूस किया होगा। तो अगर उन बच्चों का जॉ ढंग से काम ही नहीं कर रहा, उनका मुंह प्रॉपरली उनके अकॉर्डिंग खुल बंद हो ही नहीं रहा है, तो वो प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो पाएगा। तो नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के बाद अब हम आते हैं इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट इन सीपी। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो, मैंने मिथ्स में भी बताया था, सीपी के मिथ्स में लोगों को ऐसा लगता है कि जिस पर्सन को सीपी है उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होगी, यानी उसका इंटेलिजेंस लो होगा, जो गलत है। सीपी का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। क्लियर? जरूरी नहीं है वो पर्सन सीपी है तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड भी होगा, ऐसा नहीं है। पर अब हम बात कर लेते हैं कंडीशन की, जिसमें अगर हुआ तो किस वजह से होगा। समझिए, जरूरी नहीं है वो हो, बट हम एक कंडीशन लेके चल सकते हैं ना मल्टीपल डिसेबिलिटी में, सीपी प्लस आईडीडी हो, तो वो आईडीडी किस किस वजह से हो सकता है, हमें क्या क्या साइंस दिखेंगे उसकी इंटेलिजेंस, लो इंटेलिजेंस के। तो हम उन साइंस की बात कर लेते हैं कि सपोज रोलिंग या फिर क्रॉलिंग, ये बच्चा प्रॉपर नहीं कर रहा है ड्यू टू लो सीपी की वजह से, बट ये उसकी इंटेलिजेंस भी दर्शाता है कि अगर वो नहीं कर पा रहे तो उस चीज को वो ट्राई किस तरह से कर रहा है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं और क्या क्या साइन हो सकते हैं लैंग्वेज प्रोग्राम की सीपी है, यानी उसको फिजिकल प्रॉब्लम है, बट जिस एज तक उसे बैबलिंग कर लेनी चाहिए, मिमिक साउंड्स निकाल लेनी चाहिए, शॉर्ट वर्ड्स कह लेने चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करना चाहिए, बच्चा वो नहीं कर रहा है उस एज के अकॉर्डिंग, तो ये किस चीज को दर्शाते हैं? आईडीडी को। नेक्स्ट कि बच्चा अपने एडीएल में कितना ज्यादा डेवलप्ड है, या फिर उसको अपना एडी किस हद तक, किस लेवल तक करने के लिए सक्षम है। सपोज कई बार ऐसा भी होता है, कंडीशन हम लेके चलते हैं कि बच्चे के लेफ्ट हैंड में दिक्कत है, अब उसके इंटेलिजेंस पे बात आ जाती है कि उसको लेफ्ट हैंड में दिक्कत है, तो वो अपने राइट हैंड का कितना ज्यादा यूज करेगा अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एक कंडीशन ये होती है कि वो अपना राइट हैंड पूरे पोटेंशियल के साथ यूज करे, कि जो लेफ्ट हैंड की कमी है वो उसको एक हाथ से पूरा कर सके। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड मेरा ऐसा है सोच के वो राइट हैंड को भी वीक कर ले, उससे ज्यादा काम ना करे ड्यू टू द कंडीशन ऑफ द लेफ्ट हैंड। ठीक है,
तो वो सीपी का चाइल्ड अपना एडीएल करने के लिए कितना सक्षम है, किस लेवल पे है, वो सब चीजें भी देखी जाती हैं। उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज क्या है, बच्चा सीपी का है यानी उसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है बट उसका आईडीडी कितना वर्क करता है, वो कितना कोई भी इशू होता है या फिर कोई भी उसके सामने कंडीशन रख दी जाती है या फिर डेली रूटीन में भी वो अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालता है। तो ये सब आ जाता है इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस इन सीपी के अंडर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हियरिंग लॉस इन सीपी। अब जैसे कि इंटेलिजेंस नहीं जरूरी कि आईडीडी हो बच्चा सीपी वाला, ऐसे ही जरूरी नहीं है कि अगर कोई सीपी का चाइल्ड है तो उसको हियरिंग लॉस भी हो, बट अगर होता है तो उसकी कंडीशंस पढ़ लेते हैं हम। हियरिंग लॉस दो तरह का होता है, एक कंडक्टिव और एक सेंसरी र्यूनल। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कंडक्टिव के बारे में। बिल्कुल बेसिक लेके चलना है बिल्कुल बेसिक लेके चलना है, इसमें से इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आता कि सीपी को अलग, विजन को अलग, रेस्पिरेटरी को अलग, इंटेलिजेंस को अलग। ये कंडीशन बस आपकी नॉलेज के लिए बताई गई है सिलेबस में कि सपोज बच्चे को होता है सीपी के साथ कोई अनदर कंडीशन, तो क्या क्या उसके सिनेरियो पूरा रहता है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, बट इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता ज्यादा। तो कंडक्टिव होता है जब साउंड आउटर ईयर से इनर ईयर में नहीं जा पाती है, नॉट एबल टू पास फ्रॉम द आउटर ईयर टू इनर ईयर। यही दूसरे की अगर हम बात कर ले तो वो आता है सेंसरी न्यूरल, जिसमें साउंड इनर ईयर टू ब्रेन नहीं जा पाती है, ठीक है, जिसमें कि इट रिजल्ट ऑफ डैमेज टू द एबनॉर्मेलिटीज अफेक्टिंग द सेंसिटिव नर्व पाथवेज। ये सेंसरी न्यूरल आपको नाम से पता लग रहा है हमारे सेंसिटिव नर्व पाथवेज को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इनर ईयर से ब्रेन तक सिग्नल्स या फिर साउंड वेव्स नहीं जा पाते हैं। इतना ही बस बहुत है इसके लिए। नेक्स्ट आ जाता है एपिलेप्सी इन सीपी। जिसमें हमें देखना है कि एपिलेप्सी कोई डिजीज नहीं है बट एक स्पेक्ट्रम कंडीशन है जो अनप्रिडिक्टेबल रहती है एंड रिकरेंट सीजर्स रहते हैं। एपिलेप्सी किसे कहा जाता है, जो दौरे पड़ते हैं उसको कहा जाता है। तो ये कोई डेफिनेट टाइम तो नहीं होता कि सुबह, रात को, शाम को, नहीं, एकदम से आते हैं। तो इसको यही कहा गया कि ये अनप्रिडिक्टेबल रिकरेंट सीजर्स है, जिसे कोई बीमारी नहीं कहा जा सकता एंड ये प्रिडिक्ट भी नहीं किए जा सकते। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और पढ़े तो सीजर्स आर कॉमन अमंग चिल्ड्रन विद सीपी बिकॉज कॉज्ड बाय ब्रेन इंजरी। जो सीजर, ये जो एपिलेप्सी होते हैं, सीजर्स होते हैं, ये कॉमन होते हैं उन बच्चों में जिनको सीपी होता है बिकॉज ऑफ हेड इंजरी, फिर चाहे वो प्रीनेटल पीरियड में हो, नेटल में हो या फिर पोस्टनेटल पीरियड में हो। अब एपिलेप्सी के कुछ हम कॉजेस पढ़ लेते हैं। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ, यानी बर्थ के टाइम पे उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, हेड इंजरी हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो, या फिर जेनेटिक कंडीशंस हो, मम्मी पापा से, दादी दादी से आईवी कंडीशन हो, वो इन्फेक्शन हो जाए कोई, या फिर कोई और ब्रेन डैमेज हो जाए, या फिर कोई एबनॉर्मल लेवल ऑफ सब्सटेंस जैसे कि सोडियम या फिर शुगर लेवल हाई हो जाए बॉडी में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये एपिलेप्सी भी हो गया, इसका इतना ही। अब एपिलेप्सी के भी दो टाइप्स होते हैं, थोड़ा सा अगर हम और देख ले तो एक होता है फोकल एपिलेप्सी और एक होता है जनरलाइज्ड। इस तरह से एपिलेप्सी के दो टाइप्स होते हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, एक फोकल और एक जनरलाइज्ड। तो फोकल के भी अब फर्दर दो टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये लाइक आपको बुक्स में अभी ज्यादा ना मिले, क्या पता आपके कॉलेज के या इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स आपको ना बताएं, क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। एंड मैंने आपको बताया ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, बट मैं आपको आपकी बेसिक नॉलेज के लिए हर टॉपिक कवर कराने के लिए बता रही हूँ। तो आप एक बार देख लो ताकि आपके माइंड में सेट बैठ जाए कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है, ये टर्म्स होती है, इसमें ऐसा ऐसा रहता है। तो एपिलेप्सी के दो टाइप्स होते हैं, फोकल और जनरलाइज्ड। फोकल के दो फर्दर सब टाइप्स होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल होता है जो ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है, एंड कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एक इंडिविजुअल को इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील होता है। एंड जो सिंपल होता है वो ब्रेन के एक ही साइड पे होता है। यही जनरलाइज देखे तो ये ब्रेन के दोनों साइड पे होता है। तो ये था एपिलेप्सी के टाइप्स एंड एपिलेप्सी के बारे में। इसी के साथ हमारा 3.4 भी कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट आते हैं 3.5 पे, जिसके बाद हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा।
तो 3.5 का अगर मैं हेडिंग पढ़ूँ तो लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद सेरिब्रल पाल्सी, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें उसके सब टॉपिक्स पढ़ने हैं अटेंशन, मेमोरी, सेंसरी मोटर परसेप्शन, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, कॉग्निशन एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड अदर अकरिंग कंडीशंस। तो अब इस टॉपिक का आधा काम हम पीछे के सब टॉपिक्स में कर चुके हैं, जैसे कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। मैंने आपको जॉ वाला बताया था ना, स्वेलिंग, च्यूइंग, जिसमें उसका कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है, याद करो अभी पीछे के सब टॉपिक्स में 3.3, 3.2 में। तो हमने लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन उधर कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट मोटर परसेप्शन वाला हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, ओरल मोटर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट कॉग्निशन हमने अभी 3.4 में किया, जिसमें हमने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा, आईडीडी से रिलेटेड जो पढ़ा था। तो 3.5 में से ये 3 सब टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमें इसमें पढ़ना है, एक तो पहले अटेंशन के बारे में बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं खास। अटेंशन, अब जैसे कि बच्चे को सीपीएस, जरूरी नहीं होता कि हर बच्चा जिसको सीपीएस से अटेंशन का प्रॉब्लम हो, बट कुछ बच्चों को होता है क्योंकि उनका कोई लिम्ब काम नहीं कर रहा है, जैसे होमोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया जैसी कोई कंडीशन है, तो उसके लिम्ब को कोई चीज टच कर रही है या फिर सेंसेशन कम है, तो उसका एक्शन उस चीज पे ज्यादा नहीं जा पाएगा, तो इसलिए उनका थोड़ा शॉर्ट एक्शन स्पैन होता है। नेक्स्ट अब हम बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी में मेमोरी डेवलप करने में जो छोटा बच्चा होता है जिसे सेरिब्रल पाल्सी, अब आप खुद सोचो एक बच्चा है, वो अपने हाथ पैर या फिर अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, मतलब वो अपनी बॉडी को फ्रीली महसूस नहीं कर पा रहा है, तो कुछ तो उसके कॉग्निटिव लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा। ये मैं बात कर रही हूँ छोटे बच्चे की। तो मेमोरी में भी कुछ दिक्कतें रहती हैं, जैसे उनका मेमोरी लॉस हो जाता है या फिर डिफिकल्टीज होती हैं उनको लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाने में। उन्हें कल परसों की बात याद रहती है, बट वही कुछ टाइम पहले, कुछ वीक्स या मंथ्स पहले की बात वो भूल जाते हैं। एंड कुछ बच्चों को मेमोरी बनाने में इसलिए भी दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें सीपी के साथ विजन लॉस भी हो सकता है। अब हम मल्टीपल डिसेबिलिटीज से पढ़ रहे हैं, तो क्या पता उसे सीपी भी हो, साथ में विजन भी हो। अब आप सबको पता है ये चीज कि सपोज हमें कोई एप्पल के बारे में देखना है, तो अगर हमें देखते हैं, हम एप्पल वर्ड के बारे में सोचते हैं, तो हमारे माइंड में एक ऐसी सी इमेज आती है कि हाँ एक ये एप्पल होता है, इस शेप का होता है, रेड कलर का होता है, फ्रूट है। क्यों? क्योंकि हमने एप्पल को देखा हुआ है, टेस्ट करा हुआ है। अब कोई बच्चा यही ब्लाइंड है, साथ में उसको सीपी भी है, तो उसको मेमोरी बनाने में ऑफकोर्स दिक्कत आएगी क्योंकि उसने उस चीज को विजुअली एक्सपीरियंस नहीं किया है। साथ में वो सीपी है, तो क्या पता उसको टच या सेंसेशंस भी उस ऑब्जेक्ट की अच्छे से ना मिली हो। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं लर्निंग डिफिकल्टीज पे। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज जो होती हैं 3 टाइप की होती है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। ये हमने पेपर नंबर 1 में पढ़ी थी, मैं आपको फिर से बेसिक थोड़ा सा बता देती हूँ। तो डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे को रीडिंग में दिक्कत रहती है, वो वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, साउंड्स को ढंग से नहीं समझ पाता है। जैसे कि ऑफकोर्स मूवी तारे जमीन पे आपने ये चीजें देखी हैं उस मूवी में कि जो ईशान अवस्थी नाम का कैरेक्टर होता है, वो बच्चा होता है, उसको भी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। जैसे कि उसे वो कैट, CAT कैट होता है, बट वो KAT लिखता है क्योंकि उसे साउंड्स का नहीं पता अच्छे से। बैट, रैट, ऐसे साउंड्स का उसको ढंग से नहीं पता है, उसको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आता है डिसग्राफिया, जिसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, वो वर्ड्स को अच्छे से नहीं जानता है, तो कैसे लिखेगा वर्ड्स, जैसे कि B और D में वो फर्क नहीं कर पा रहा है, या फिर M और N में नहीं कर पा रहा है क्योंकि N में 1 टर्न है, M में 2 टर्न है, X और Y में नहीं समझ पा रहा है, C और D में नहीं समझ पा रहा है, तो ये आ जाता है डिसग्राफिया के अंडर। एंड लास्ट आता है हमारे पास डिसकैल्कुलिया, जिसमें बच्चे को रहती है कैलकुलेशंस प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, जिसमें उसको मतलब अर्थमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, फिर चाहे वो लेटर्स का हो, जिसे 6 और 9 में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है। उसको ये नहीं पता कि 61 बड़ा है या फिर 16 बड़ा है, दोनों में 16 और 61 ही यूज हो रहा है, बट आगे पीछे लगाने से समझ में नहीं आ पा रहा कि कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। तो यही कुछ हमारी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज रहती हैं। तो इसी के साथ हमारा 3.5 खत्म होता है। 3.5 में इतना ही जानना था, इतना ही समझना था। मैं आपको वापस से रिपीट कर देती हूँ, ये चीज मैं 3-4 बार बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ
कि सेरिब्रल पाल्सी की डेफिनेशन और उसके टाइप्स जो मैंने आपको अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, वो एक कार्टून सा बना के उस पर शेड करके प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना कि मोनोप्लेजिया लिखो तो एक रफ सा डायग्राम बना के जो जो लिम्ब अफेक्टेड है उसे शेड कर देना। तो सीपी की डेफिनेशन और टाइप्स अच्छे से समझ लेना, इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था यूनिट नंबर 3 से पेपर नंबर 2 की, व्हाट इज सीपी एंड टाइप ऑफ सीपी। एंड बाकी यूनिट नंबर 3 का 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। एंड अब मैं कराऊंगी यूनिट 4, क्योंकि आप जूनियर्स में से ही कुछ बच्चों का डाउट आया मेरे पास यूनिट 4 से रिलेटेड, इसलिए इस वीडियो में हम यूनिट 4 को कवर करेंगे। यूनिट 4 का नाम क्या है? लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डेफ ब्लाइंडनेस। इसमें क्या आ गया? डेफ ब्लाइंडनेस, यानी पूरी यूनिट में हम डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में ही करेंगे। तो 4.1 में हमें देखना है इसके बारे में बेसिक चीज़ें, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस वगैरह। डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। एंड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डेफ ब्लाइंडनेस डिसेबिलिटी होती है हमारी विजन और हियरिंग से रिलेटेड। इसे ड्यूअल सेंसरी डिसेबिलिटी भी कहा जाता है और मल्टी सेंसरी इम्पेयरमेंट भी कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कोई डेफ और ब्लाइंड है तो वो कंप्लीट डेफ या ब्लाइंड है, नहीं, वो अलग अलग डिग्रीज के बेसिस पे डेफनेस और ब्लाइंडनेस से डील कर रहा होता है। डेफ ब्लाइंडनेस किसी भी इंडिविजुअल को काफ़ी सारी चीज़ों में एक लिमिटेड अलाउंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में 92% इन्फॉर्मेशन हमारे विजन और हियरिंग सेंस से ही गेन करते हैं, और हमारे पास दोनों सेंस नहीं है या फिर कुछ कम मात्रा में है, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन, मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन, समझने की क्षमता, चलने की क्षमता, ये सभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे अफेक्ट होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की। तो जो हेलन केलर थी, ये पहली ऐसी वुमेन थी जो डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, पढ़ सकती थी, लिख सकती थी और अपनी हायर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की। अब हम चलते हैं डेफ ब्लाइंडनेस के कुछ मिथ्स के बारे में कि डेफ ब्लाइंड जो है, अगर किसी पर्सन को डेफ ब्लाइंडनेस है तो उसके लिए क्या क्या मिथ्स लोगों के माइंड में रहते हैं। तो हम पहले मिथ की बात करते हैं डेफ ब्लाइंडनेस के, कि जो डेफ ब्लाइंड पर्सन है उसकी हियरिंग और साइट बिल्कुल ही नहीं है। ये भी एक केस हो सकता है, बट सबके में ऐसा नहीं होता है कि वो देख या सुन बिल्कुल ही ना सकता हो, पर हर किसी का सेम केस नहीं रहता। कुछ डिग्री तक वो हियरिंग या उसका विजन लॉस होता है, ये नहीं होता कि हर किसी का ही कंप्लीट रहे। दूसरा मिथ है कि जो डेफ ब्लाइंड पर्सन है वो हमेशा कीन का यूज़ करेगा अपने ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के टास्क के लिए, जो बिल्कुल गलत है। आपको पता होगा कि बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जैसे लोअर हैंड टेक्निक, अपर हैंड टेक्निक, साइटेड गाइड टेक्निक्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपनी ओरिएंटेशन मोबिलिटी के टास्क में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर पर्सन केन का ही यूज़ करे। सेकेंड, डेफ ब्लाइंड पर्सन कांट यूज़ फ़ोन, जो गलत है। डेफ ब्लाइंड पर्सन भी फ़ोन का यूज़ कर सकता है। अलग अलग टेक्नोलॉजी, आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हर पर्सन यूज़ कर सके उस टेक्नोलॉजी को। इस तरह के एडेप्टेशंस होते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि डेफ ब्लाइंड पर्सन बिल्कुल ही फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता है कुछ एडेप्टेशंस के साथ। डेफ ब्लाइंड पीपल ऑल रीड ब्रेल्स, ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर वो पर्सन डेफ ब्लाइंड है तो वो ब्रेल से ही पढ़ लिख सकता है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं पढ़ने लिखने की। हम कोई भी पर्टिकुलर चीज़ों को ऐसे स्टिक नहीं कर सकते कि हाँ ये डेफ ब्लाइंड पर्सन है तो ये कीन से ही चलेगा, ये फ़ोन यूज़ नहीं कर पाएगा, ये ब्रेल से ही पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एक डिसेबल्ड पर्सन के पास भी। तो हमें ऐसा मिथ अपने माइंड में, इस सोसाइटी में नहीं बनाना चाहिए कि अगर ये पर्सन ऐसा है तो इसका यही एक ऑप्शन है उसके पास। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, हियरिंग एड्स विल मेक योर हियरिंग परफेक्ट, ये भी एक गलत है। लोगों को लगता है कि जो कान में लगाने वाली मशीन होती है या फिर कोक्लियर इम्प्लांट्स होता है वो करने से पर्सन का जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी हियरिंग ठीक हो सकती है, हाँ हो जाती है, कुछ डिग्री तक हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता कि आप बहरे हो, कोई स्टूडेंट बहरा है तो फिर कान की मशीन लगाने से वो सुनने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट मिथ है कि डेफ ब्लाइंडनेस मेक योर अदर सेंसेस सुपर ह्यूमन, जो बिल्कुल गलत है। हाँ, ऐसा होता है कि किसी के पास उसका विजन या हियरिंग नहीं है तो टच करके वो चीज़ों को अच्छे से जल्दी से समझ लेता है, उसे हल्का सा टच भी समझ में आ जाता है, बट ऐसा नहीं कि वो अपने बाकी सेंसेस से सुपर ह्यूमन बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। और नेक्स्ट मिथ है कि डेफ ब्लाइंड पीपल कांट एन्जॉय देयर लाइफ फुलफिलिंगली, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ये गलत मिथ है कि अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है, डेफ ब्लाइंड है तो वो अपनी लाइफ को फुल एक्सटेंट के साथ नहीं जी सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे डिसेबल्ड पर्सन भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं, बस ज़रूरत है तो उन्हें सही गाइडेंस की, सही टेक्नोलॉजी की, एडेप्टेशंस की, सही
पाथ की, लेकिन ये बिल्कुल गलत मिथ है सोसाइटी में कि वो पर्सन देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता या फिर देख और सुन दोनों नहीं सकता, तो वो उसकी लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। हेलन केलर एक बहुत बहुत बड़ी एग्जाम्पल है सभी के लिए, जो डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने अपनी हायर एजुकेशंस कंप्लीट की। अब हम आते हैं 4.2 की तरफ। 4.1 में आपसे डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स यही सब पूछेंगे। 4.1 में से और कुछ नहीं आएगा डेफ ब्लाइंडनेस से रिलेटेड। अब 4.2 ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस बेस्ड ऑन एज ऑफ ऑनसेट, डिग्री ऑफ लॉसेस। अब हमने ये 4.2 की हेडिंग पढ़ ली। अब इसमें पहला नया वर्ड क्या आया, एज ऑफ ऑनसेट। तो पहले हमें इसका मतलब समझना होगा। एज ऑफ ऑनसेट होता है वो एज जिससे वो डिसेबिलिटी या फिर कंडीशन की शुरुआत हुई। अगर मैं आपको इंग्लिश में डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो एज ऑफ ऑनसेट इज एज एट विच एन इंडिविजुअल एक्वायर, develops or first experiences a condition or symptoms of a disease or disorder। वो वाली एज जिस एज से किसी भी पर्सन को कोई भी कंडीशन या डिजीज़ या डिसेबिलिटी का एक्सपीरियंस होना शुरू होता है, उसे एज ऑफ ऑनसेट कहा जाता है। अब हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। तो 4 कैटेगरीज होती है डेफ ब्लाइंडनेस की। पहला, कंप्लीट डेफ विथ पार्शली ब्लाइंडनेस, या फिर पार्शली डेफ विथ कंप्लीट ब्लाइंडनेस, या फिर कंप्लीट डेफ विथ कंप्लीट ब्लाइंडनेस, या फिर पार्शली डेफ विथ पार्शल ब्लाइंडनेस। मतलब दोनों चीज़ या तो थोड़ी थोड़ी हो, या फिर दोनों चीज़ पूरी पूरी हो, या फिर एक चीज़ कम हो, एक चीज़ ज़्यादा, एक चीज़ ज़्यादा या दूसरी चीज़ कम हो। ये हमारी कैटेगरीज रहती है डेफ ब्लाइंडनेस की। इसमें से क्वेश्चन बनता है। हमारे फर्स्ट ईयर के फाइनल्स में भी इसमें से क्वेश्चन आया था, एंड इंटरनल्स में भी क्वेश्चन आया था कि डेफ ब्लाइंडनेस की कैटेगरीज। उसके बाद उसको फर्दर एक्सप्लेन भी करना था, बट आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए। ये 4 स्क्रीन पे दिख रही होंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्क्रीन का, जिसमें ये नेम शो हो रहे हैं आपको कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ लॉसेस पे। मैंने आपको बताया ना कि कोई बच्चा ब्लाइंड है या फिर डेफ है तो जरूरी नहीं होता कि वो पूरा ही हो, कुछ डिग्रीज होती हैं, उस बेसिस पे होता है। हम पहले ब्लाइंड का भी सीखेंगे और हियरिंग का भी सीखेंगे, अलग अलग डिग्रीज। पहले हम हियरिंग की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो कैसे करते हैं, डैश सेंटीमीटर या फिर डैश किलो, डैश लीटर, पीछे लीटर, किलोग्राम, ये सब आ रहा है ना। ऐसे ही हियरिंग को हम मेजर करते हैं डेसिबल में। तो ऐसे ही हियरिंग के हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ये 4 टर्म्स तो सबको पता ही होंगी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। तो माइल्ड का रहता है 26 to 40 डेसिबल तक, यानी कि इसमें हमारा थोड़ा सा लेस देन 40% हियरिंग डिफिसिट होता है, 26 to 40 डेसिबल तक। मॉडरेट का रहता है 41 से 60 डेसिबल तक, सीवियर का रहता है 61 से 70 डेसिबल तक, प्रोफाउंड रहता है 71 से 90 डेसिबल तक, और जो टोटल लॉस हो जाता है वो 90 प्लस हो जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा हियरिंग की डिग्रीज। तो हम चलते हैं विजन की डिग्रीज पर। तो जिसकी आई का रेशियो 20/30 से लेकर 20/60 तक रहता है उसे हम माइल्ड विजन लॉस बोलते हैं। जिसका 20/70 से लेकर 20/160 तक रहता है उसको मॉडरेट कहा जाता है। जिसका 20/200 से लेकर 20/400 तक रहता है उसको सीवियर विजुअली इम्पेयर्ड कहा जाता है। जिसका 20/500 से लेकर 20/1000 तक रहता है उसको प्रोफाउंड विजुअली इम्पेयर्ड कहा जाता है। और जिसका लेस देन 20/1000 हो जाता है वो टोटली विजन इम्पेयर्ड होता है, जिसका बिल्कुल भी विजन नहीं है। तो ये रही हमारी डिग्रीज हियरिंग की और विजन की। इन्हें याद कर लेना, मैं स्क्रीन पे भी शो कर दूँगी, स्क्रीनशॉट लेके इन्हें अच्छे से याद कर लेना। इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि कोई भी एक के बारे में पूछ सकते हैं, दोनों के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो अच्छा है अगर आप इन डिग्रीज़ को याद कर लो तो, मेनली हियरिंग और विजन की। एक्सटर्नल्स में भी काम आता है, इंटरनल में भी काम आता है। तो हम चलते हैं 4.3 की तरफ। हमने 4.2 के एज ऑफ ऑनसेट के बारे में भी पढ़ लिया, कैटेगरीज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में भी पढ़ लिया, और डिग्री ऑफ लॉसेस के बारे में भी पढ़ लिया, हियरिंग और विजन दोनों की। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है 4.3 विच इज़ डिफरेंट सिंड्रोम्स लीडिंग टू डेफ ब्लाइंडनेस। तो इन सिंड्रोम्स की फर्दर एक्सप्लेनेशन तो बहुत कम चांसेस है, मांगेगा 0.1% चांस है कि फर्दर एक्सप्लेनेशन आपसे पूछे। बाकी सिंड्रोम्स के नाम पूछ सकता है विच लीडिंग टू डेफ ब्लाइंडनेस। तो मैं आपको 4 सिंड्रोम्स के नाम बता देती हूँ। पहला चार्ज सिंड्रोम, सेकंड डाउन सिंड्रोम, थर्ड गोल्डन हार सिंड्रोम एंड फोर्थ कॉग्निशियल रूबेला सिंड्रोम। ठीक है, इन चारों के नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। सिर्फ ये नाम याद कर लेना और हल्का फुल्का इसके बारे में गूगल से पढ़ना तो पढ़ लेना, नहीं तो सिंड्रोम्स के ऊपर फर्दर एक्सप्लेनेशन
नहीं मांगेगा। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं 4.4 पे, विच इज़ इम्पैक्ट ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस ऑन कम्युनिकेशन, मोबिलिटी, सोशल रिलेशनशिप्स एंड ऑल लर्निंग एंड वेरियस लर्निंग स्टाइल्स ऑफ चिल्ड्रन। तो अब हम एक एक करके समझेंगे हर टॉपिक को। डेफ ब्लाइंड पर्सन के लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है डेफ ब्लाइंड पर्सन के लिए, क्योंकि वो ना देख सकता है ना सुन सकता है। इस वजह से अगर अब आप इस चीज़ को समझो, डेफ ब्लाइंड पर्सन की अगर विजन, जो उसका विजन सेंस है वो पार्शली है, थोड़ा बहुत वो देख सकता है, तो हम उसके साथ इंडियन साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर वो कंप्लीट ब्लाइंड है तो हमें उसके साथ अमेरिकन साइन लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा। तो साइन लैंग्वेज एक बहुत ही मेन सोर्स होता है। जो डेफ ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा बिछड़ से जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें उनके कॉमन इन्वायरमेंट का सराउंडिंग से थोड़ी जान पहचान करानी चाहिए, जिससे वो रिलेट कर सके। नेक्स्ट आते हैं मोबिलिटी की। अब बच्चे के पास उसका विजन नहीं है, हियरिंग नहीं है, तो बच्चे का एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का टास्क एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि वो ना देख सकता है और ना सुन सकता है। तो इसके लिए भी ऑफकोर्स कुछ टेक्निक्स और कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिसकी वजह से ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी वाला टास्क परफॉर्म हो सके। तो पहली टेक्निक होती है लोअर हैंड एंड फोर हैंड टेक्निक। लोअर हैंड का मतलब होता है जो बच्चे का हैंड है वो नीचे बॉडी के नीचे वाले पार्ट के सामने रहता है। बच्चे का फिर हैंड ऑब्स्टिकल्स को टच करता है, टच करके उसे समझ आता है कि यहाँ पे आगे जाने का रास्ता है और यहाँ पे आगे जाने का रास्ता नहीं है। इसी के साथ एक और टेक्निक होती है अपर हैंड। लोअर हैंड में हाथ नीचे वाली बॉडी के सामने था, अपर हैंड में हाथ यहाँ रहता है, फेस के आगे रहता है। इससे बच्चा टच करता है चीज़ों को चलने से पहले, उसके फेस के आगे उसका हैंड है जो ऑब्स्टेकल को फाइंड करता है, उसे समझ आता है कि कहाँ पे आगे जाने का रास्ता है और कहाँ पे आगे जाने का रास्ता नहीं है। नेक्स्ट साइटेड गाइड टेक्निक। अब आपने ये मोस्टली मेट्रो स्टेशंस पे देखा होगा कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, उनके साथ एक गार्ड आता है, वो उनको एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक मूव करवाता है। ऐसे करवाता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जो साइटेड गाइड पर्सन होता है, मीन्स जो यहाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करवाता है, वो आगे आगे चलता है, और जो ब्लाइंड पर्सन है वो उसका हैंड पकड़ के उसको फॉलो करता है। तो ये साइटेड गाइड टेक्निक रहती है, इसमें एक पर्सन का नीड रहता है। नेक्स्ट द केन टेक्निक। ये तो मोस्टली बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक केन का यूज़ किया जाता है, वो चाहे फोल्डेबल केन हो या फिर नॉर्मल केन हो। ब्लाइंड पर्सन केन की हेल्प से पहले ऑब्स्टेकल या फिर रास्ता फाइंड करता है, उसके बाद अपना ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का टास्क करता है। एंड लास्ट द गाइड डॉग टेक्निक। ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टेक्निक है। इसमें जो डॉग है उसको यूज़ किया जाता है, मीन्स जो ब्लाइंड पर्सन है वो डॉग को अपने आगे रख के चलता है, और डॉग इंडिकेट करता है ब्लाइंड पर्सन को कि क्या ऑब्स्टेकल है सामने, या फिर किधर टर्न लेना है, किधर स्टेयर्स है, किधर नीचे जाना है। ये सारी चीज़ें डॉग गाइड करता है। अब ये मैंने कॉम्प्लेक्स क्यों कहा, क्योंकि इसके लिए हमें पहले तो डॉग को अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा कि वो उसे समझ आ सके कि सामने ये वाली मुश्किल है, तो हमें ब्लाइंड पर्सन को किस तरह से इंडिकेट करना है। फिर साथ में हमें ब्लाइंड पर्सन को भी ट्रेन करना होता है कि डॉग अगर ये इंडिकेशन दे रहा है तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट हम आते हैं लर्निंग पे। जो डेफ ब्लाइंड पर्सन होता है उसकी लर्निंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। हमें मोस्टली हैंड ऑन लर्निंग का, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट वाली टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। उसे कोई भी चीज़ सिखाने के लिए वो पर्सन ना देख सकता है ना सुन सकता है, इसलिए उसकी बाकी के सेंसेस का हमें फुल एक्सटेंट तक यूज़ करना चाहिए। चीज़ों को वो टच करके, फील करके, टेस्ट करके समझे, किसी भी टास्क में खुद इन्वॉल्वमेंट दिखाए और फिर चीज़ों को अच्छे से याद करे, समझे। कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करना चाहिए। तो अपने पहले टीचिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो ऑफरिंग चॉइसेस हो सकता है। ऑफरिंग चॉइस का मतलब होता है कि हम बच्चे को 3, 4, 5 ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं तो अपनी मर्जी से एक ऑप्शन चूज़ कर, जिसको लेके हम कॉन्सेप्ट या फिर टास्क करवाएंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहले कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेता है कि हाँ मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया, मैंने ये टेक्निक चूज़ की है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को पढ़ाया जा रहा है। उसका सेल्फ एस्टीम पूरा होता है, उसको डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इम्प्रूव होती है। उसको वो 3-4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ कर रहा है, यानी वो अपना डिसीजन ले रहा है, तो उसको डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी उसकी इम्प्रूव होती है। अब हम सेकेंड टीचिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो इन्वॉल्विंग द चाइल्ड इन एंटायर प्रोसेस ऑफ द एक्टिविटी। मीन्स अगर वो बच्चा डेफ या ब्लाइंड है, बेशक पार्शियली या कम्प्लीटली, तो अब हमारे सेंसेस होते हैं, अब उसको सुनने की उसकी पूरी शक्ति नहीं है, देखने की पूरी शक्ति नहीं है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो चाइल्ड है वो फिज़िकली इन्वॉल्व हो उस एक्टिविटी में, वो एक्टिविटी खुद परफॉर्म करे, तो उस एक्टिविटी में अपना पूरा पार्टिशन दिखाए।
अब हम नेक्स्ट ले सकते हैं टेक्निक, हैंड ओवर हैंड टेक्निक। अब बच्चा डेफ और ब्लाइंड है, तो अगर हमसे कोई भी चीज़ सिखानी है, हैंड ओवर हैंड का मतलब होता है जो स्पेशल एजुकेटर या फिर जो टीचर ट्रेनी है उसका हाथ बच्चे के हाथ के ऊपर होता है। मीन्स सपोज ये टीचर ट्रेनी का हाथ है और ये चाइल्ड का हाथ है, तो चाइल्ड का हाथ नीचे रहता है और टीचर ट्रेनी का हाथ ऊपर रहता है, मीन्स हैंड ओवर हैंड। और इसके अकॉर्डिंग वो चाइल्ड के हैंड को गाइड करता है कि हमें कैसे काम करना है, कैसे टास्क को पूरा करना है। अपने हैंड का कंट्रोल चाइल्ड के हैंड के कंट्रोल के ऊपर रखता है और उसके अकॉर्डिंग उसका हैंड मूव करवाता है। और यहीं पे एक और टेक्निक होती है हैंड अंडर हैंड, तो इसमें टीचर का सिर्फ उसको थोड़ा सा हिंट प्रोवाइड करना टास्क होता है, बाकी चाइल्ड की मर्जी होती है, उसका डिसीजन होता है, उसकी विल के अकॉर्डिंग वो अपना हैंड मूव करता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करें तो रियल लाइफ लर्निंग, ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट जो करवा रहे हैं और बच्चे की रियल लाइफ को हम आपस में कनेक्ट करवाते हैं। मतलब कि अगर हम उसे कोई भी टास्क करवा रहे हैं, उसको जो रियल लाइफ एक्टिविटी है उसके साथ उसको रिलेट करवाते हैं, जिसकी वजह से जैसे डेली रूटीन में बच्चा अपना डेली रूटीन का टास्क करेगा उसको वो वाला कॉन्सेप्ट भी रिमाइंड होता रहेगा, जिसकी वजह से उसको वो ज़्यादा क्लियर होगा और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी आती है ग्रुप लर्निंग और इंडिविजुअल लर्निंग। अब ज़रूरी नहीं है कि हर टास्क को ग्रुप में करवाया जा सके या फिर हर टास्क को इंडिविजुअली करवाना पड़े। वो हम कौन सा टास्क करवा रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं, ये डिसाइड करता है कि हम उसे ग्रुप में सिखा सकते हैं या फिर इंडिविजुअल लर्निंग की ज़रूरत है। दोनों के अपने अपने बेनिफिट हैं। इंडिविजुअल लर्निंग में 1-to-1 कनेक्शन होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन हो पाता है, हम बच्चे की नीड्स को अच्छे से समझ पाते हैं, बच्चे के ऊपर एक ही बच्चे के ऊपर पूरा फोकस रहता है। और ग्रुप लर्निंग में बच्चे को अपने पीएस के साथ इंटरेक्शन करना आ पाता है, एक दूसरे के कंपटीशन वाली फीलिंग रहती है कि ये मेरे से अच्छा कर रहा है, मेरे से अच्छा नहीं कर रहा। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। कॉन्सेप्ट पे, हमारे टास्क पे डिपेंड करता है कि हमें दोनों में से कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी चूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग भी एक बहुत अच्छा टीचिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें पहले टीचर ट्रेनी टास्क परफॉर्म करता है, फिर चाइल्ड करता है, या फिर टीचर ट्रेनी कोई इंस्ट्रक्शन बताता है, फिर चाइल्ड करता है। टर्न बाय टर्न काम चलता है इसमें। जो चाइल्ड है वो टीचर ट्रेनी के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, इंटरेस्टिंग उसको लगती है एक्टिविटी, क्योंकि वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो पाता है। अब हमें नेक्स्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो है मल्टी सेंसरी अप्रोच। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारे 5 सेंस होते हैं, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच। इनके अब जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, बॉडी सबसे ज़्यादा 95% इन्फॉर्मेशन गेन करती है हियरिंग और विजन के साथ। अब डेफ ब्लाइंड चाइल्ड है, उसके पास ना उसका हियरिंग है ना उसका विजन है, चाहे पार्शली की बात करें चाहे कम्प्लीटली की बात करें, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन गेनिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक रुक चुका है, काफ़ी हद तक पीछे रह गया है। तो इसके लिए हमें मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ करना चाहिए कि अगर उसका थोड़ा सा विजन या फिर थोड़ा सा हियरिंग की पावर है तो हम उसको यूज़ करें, साथ में टैक्टाइल का एनेस्थेटिक चीज़ों को भी यूज़ करें, बच्चे को इन्वॉल्व करें। अगर हम बच्चे को फ्रूट का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो पहले उसको टच करवाओ, फिर उसको टेस्ट करवाओ, जिससे उसे याद रहे कि इस शेप के फ्रूट का ये टेस्ट है और तो इसका नाम ये है। इस तरह से हमें मल्टी सेंसरी अप्रोचेस का यूज़ करना चाहिए। अगर हम उसे सैंड, पेट्रोल, इन सब का डिफरेंस करवा रहे हैं तो हमें उसकी स्मेल वाले सेंस को यूज़ करना चाहिए कि पहले हम उसे अलग अलग चीज़ों को स्मेल करवाएं। पेट्रोल की स्मेल अलग होती है, गीली मिट्टी की स्मेल अलग होती है, तो हम उसे पहले वो करवाएं स्मेल, उसके बाद उसको नाम बताएं। तो ऐसे मल्टी सेंसरी अप्रोच को यूज़ करते हैं हम, तो बच्चे को ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो डेफ ब्लाइंड पर्सन है वो अपने आप को डिटैच्ड ना फील करे पूरी सोसाइटी से, कम्युनिटी से। उसके साथ वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए सक्षम है। अगर उसे अच्छी ट्रेनिंग मिली है तो वो जी सकता है, बट हाँ हमें उसे सपोर्ट करते रहना चाहिए। इस तरह से नहीं कि हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा तरस खा रहे हैं, बेचारा कर रहे हैं, या फिर हम उसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं कि ये तो अलग है, बिल्कुल ही हम उसे अपनी सोसाइटी से अलग ही फील करवा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, नॉर्मल पर्सन की तरह उससे बिहेव करना चाहिए। बट हाँ अगर उसे कहीं पे हेल्प की ज़रूरत है, वो हेल्प मांग रहा है, तो हमें हेल्प भी करनी चाहिए बिना अपना एक गलत बिहेवियर शो करे। तो इसी के साथ हमारा 4.4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लास्ट आते हैं 4.5 की तरफ। इसके बाद आपका यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो यूनिट नंबर 5 में है कम्युनिकेशन चैलेंजेस, डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डिफरेंट वेज। मतलब वही मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टास्क होता है डेफ ब्लाइंड पर्सन के लिए, क्योंकि ना वो सुन सकता है ना देख सकता है। इसलिए हमें उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी अच्छे से डेवलप करना चाहिए।
उसको क्या क्या कम्युनिकेशन चैलेंजेस आते हैं, ज़रूरतों को, अपने इंटरेस्ट को किस तरह से एक्सप्लेन करे, कैसे अपनी बात सामने वाले के सामने रखे, ये चीज़ हमें उसे अच्छे से सिखानी चाहिए। डिफरेंट मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन के डिफरेंट पर्सन के लिए, वो क्या क्या होते हैं कि वो लिप रीडिंग का यूज़ करे। अगर उसका विजन थोड़ा बहुत है तो वो लिप रीडिंग यूज़ कर सकता है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट साइन लैंग्वेज, फिर चाहे से वो इंडियन साइन लैंग्वेज हो, अमेरिकन साइन लैंग्वेज हो। विजन है तो हम डिफरेंट गेस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ अलग अलग चीज़ें, टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग एडेप्टेशंस का यूज़ कर सकते हैं, उसे 3D ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, साइंस बता सकते हैं। ऐसे ही हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको 5 टेक्निक्स बताई थी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की, अब मैं आपको 5 टेक्निक्स बताती हूँ लर्निंग की। अगर आप ये टेक्निक्स की हेडिंग भी लिख के आओगे ना तो आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कौन कौन सी टेक्निक्स है वो? पहली, हैंड अंडर हैंड। इसमें जो ट्रेनी का हाथ है वो बच्चे के हाथ के नीचे रहता है और फिर वो उसको हल्की हल्की डायरेक्शन, हिंट प्रोवाइड करता है अपने हैंड को मूव करने के लिए। नेक्स्ट, हैंड ओवर हैंड। इसमें ट्रेनी का हाथ ऊपर रहता है और बच्चे का हाथ नीचे रहता है। इसमें ऑलमोस्ट पूरा कंट्रोल ट्रेनी का होता है, वो उसी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बच्चे का हाथ मूव करवाता है। नेक्स्ट, रिस्ट हेल्प। हम इसमें तो ट्रेनी मतलब हैंड अंडर हैंड और हैंड ओवर हैंड में हैंड टू हैंड हेल्प थी, बट रिस्ट हेल्प में यहाँ रिस्ट से ट्रेनी बच्चे का हाथ पकड़ के उसको सपोर्ट या फिर हिंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, एल्बो हेल्प। इसमें एल्बो से पकड़ के, वो एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, बट एल्बो टेक्निक में जो ट्रेनी है वो बच्चे की एल्बो पकड़ता है यहाँ से और फिर उसको हिंट या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट, शोल्डर हैप। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ग्रॉस मोटर यूज़ होती है, तो उसमें कई बार ट्रेनी उसको शोल्डर हेल्प भी प्रोवाइड करता है। होता है कि कुछ लिमिटेड टास्क में यूज़फुल होती है, बट हाँ यूज़फुल होती हैं। तो यही हमारी टेक्निक्स यहाँ पे ख़त्म होती है। इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो हमें यूनिट नंबर 5 में बात करनी है कॉम्बिनेशंस ऑफ डिसेबिलिटीज़ के बारे में। यानी कोई भी कंडीशन दे देंगे कि किसी इंडिविजुअल को ये 2 डिसेबिलिटीज़ हैं, तो इसकी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी। अब वो 2 डिसेबिलिटीज़, तो कोई भी डिसेबिलिटीज़ दे सकते हैं जो हमारे RPWD एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज़ मेंशन्ड है उसमें से। ठीक है, तो हमें सीधा सीधा वो 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना है। वो 21 डिसेबिलिटीज़ को हम डिटेल में एक एक करके जानेंगे एंड उसके बाद आप खुद देखना कि आप यूनिट नंबर 5 में वेदर इट इज़ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5 इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो आप ना कर पाओ। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि यूनिट नंबर 5 करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 21 डिसेबिलिटीज़ को अच्छे से जानना है। उसके बाद अगर पेपर में इसमें से क्वेश्चन आता है तो कोई भी 2 डिसेबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन दे देंगे आपको 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में पता है तो उन दोनों के बारे में तो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, तो अब यूनिट 5 का नाम क्या है? लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो सबसे पहले हम लर्निंग के बारे में जान लेते हैं कि लर्निंग क्या होती है, उसके बाद हम मूव करेंगे अपनी 21 डिसेबिलिटीज़ के तरफ। ठीक है, तो लर्निंग होती है परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर कैपेबिलिटीज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। किसी भी एक्सपीरियंस की वजह से जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है उसको हम लर्निंग कहते हैं। अब जैसे कि कोई भी चीज ले लो, आपने जैसे फ्रूट काटना है तो आपने एक्सपीरियंस किया, पहले विजुअल एक्सपीरियंस किया, देख के किया, फिर आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया, खुद काट के किया, तो आपके माइंड में ये एक लर्निंग हो गई कि हाँ इस फ्रूट को इस तरह से काटा जाता है। तो परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ड्यू टू द एक्सपीरियंस इज नोन एज लर्निंग। अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपनी 21 डिसेबिलिटीज की तरफ चलते हैं जिससे आपका यूनिट नंबर 5 कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम जो RPWD एक्ट के तहत 21 डिसेबिलिटीज गिवन है, तो पहली आती है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बीइंग साइटलेस। ऑफ कोर्स जो साइटलेस है, जिसे दिखाई नहीं देता है, अनेबल टू सी है, और जो ब्लाइंडनेस वर्ड है वो डिनोट किया जाता है उस कंडीशन को जब पर्सन 100% ब्लाइंड हो। क्या हो जब पर्सन 100%, क्या हो जब पर्सन 100% ब्लाइंड हो, तो उसके लिए हम ब्लाइंडनेस टर्म का यूज करते हैं। अब इससे ही नेक्स्ट आता है लो विजन। तो इट इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब इसमें 2 कंडीशन गिवन है, इन दोनों में से एक इंडिविजुअल को कोई भी कंडीशन हो तो उसको हम लो विजन की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे।
और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं कि जो विजुअल एक्विटी है वो एक्सीड ना करती हो 6/18 रेशियो से, या फिर लेस देन हो 2/6 से 360 तक, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडेड एन एंगल लेस देन 40 डिग्री अप टू 10 डिग्रीज। तो यही तो कंडीशन रहती है हमारी विजन लॉस की, बहुत ही बेसिक सा है। ब्लाइंडनेस, विजन लॉस, डेफ, आईडीडी, ये तो आप जब से एडमिशन लिया होगा तब से ही करते हुए आ रहे हो। तो ब्लाइंडनेस और लो विजन के बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशन आती है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स। तो इसमें क्या होता है, ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज है जो बैक्टीरिया, जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्राई कहते हैं, इस वजह से होती है, जो हमारी मेनली अफेक्ट करती है स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स को, मस्कुलर सर्फेसिस को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को एंड आईज को, ठीक है। लेप्रोसी इज नोन एज टू अकर एट ऑल एजेस, ये किसी भी एज में हो सकता है, रेंजिंग फ्रॉम वेरी इन्फेंसी, जब बच्चे का बर्थ होता है, बर्थ टू 2 ईयर्स वाली जो रेंज होती है, अर्ली इन्फेंसी, उस एज में भी हो सकता है, और ओल्ड एज में भी हो सकता है, किसी भी लाइफ स्पेन में हो सकता है। अबाउट 95% ऑफ पीपल हु कॉन्टैक्ट एम लेप्रा डू नॉट डेवलप द डिजीज। 95% लोग हैं जिन्हें लेप्रा होता है बट वो डिजीज के कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं। मेन आपको लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन से रिलेटेड जैसी आई इस डिसेबिलिटी का नाम क्या ध्यान रखना है कि ये हमारी स्किन पे इफेक्ट डालता है, पेरिफेरल नर्व्स पे इफेक्ट डालता है। मैं वापस से हाईलाइट कर देती हूँ कि जैसे लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन टर्म आए, आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है कि ये हमारी स्किन पे इफेक्ट डालता है, नेक्स्ट पेरिफेरल नर्व्स पे, मस्कुलर सर्फेसिस पे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे एंड आईज पे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी कि इस कंडीशन में इंडिविजुअल की किस किस चीजों पे अफेक्ट पड़ता है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट पे। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट पे। हियरिंग इम्पेयरमेंट इज अ पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी। अब देखो, जैसे ब्लाइंडनेस में ब्लाइंडनेस अलग था और लो विजन अलग था, बट हियरिंग में टोटल डेफ और पार्शियली डेफ दोनों ही इंक्लूडेड है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पार्शियली और टोटली, यानी थोड़ा बहुत सुनता होगा या फिर बिल्कुल नहीं सुनता होगा। इनएबिलिटी टू हियर, इट इज डिसेबिलिटी विच सब डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। ये एक कैटेगरी है जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डेफ में और एक हार्ड ऑफ हियरिंग में। जैसे ब्लाइंडनेस को क्या था ना, ब्लाइंडनेस और लो विजन में, ऐसे ही इसको किया गया है डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग में। अब यहीं डेफ की डेफिनेशन पढ़ ले तो डेफ मीन्स पर्सन हैविंग 70 dB हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रिक्वेंसीज इन बोथ ईयर्स। और यहीं हार्ड ऑफ हियरिंग देख ले तो उस इंडिविजुअल को सुनने में दिक्कत है, मीन्स पर्सन हैविंग 60 dB to 70 dB हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रिक्वेंसीज इन बोथ ईयर्स। अब ये जो डीबी का रेशियो है और जो विजन का रेशियोज है, ये हियरिंग और ब्लाइंडनेस दोनों में मैंने बहुत ही डिटेल में किया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियो चेक करोगे कोर्स नंबर 2 की तो आपको दिखेगा, मैंने टेबल से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां से जाके रिवीजन कर सकते हो अगर आपको ये डीबी वाले रेशियो या डिजिट्स याद नहीं है तो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी पे। जिसमें हम सबसे पहले चलते हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग टू लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो प्रॉब्लम होती है मूविंग में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में एक इंडिविजुअल का किस चीज पे अफेक्ट पड़ता है, उसकी मूवमेंट पे, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस एबिलिटी पे मीन्स डिसेबिलिटी इन लेग्स, उसको लेग्स में दिक्कत रहती है, बट इन जनरल इट इज टेकन एज अ डिसेबिलिटी रिलेटेड टू बोन्स, जॉइंट्स एंड द मसल्स। बट अगर हम इन जनरल देखें तो इसे डिसेबिलिटी को माना जाता है बोन्स, मसल्स और जॉइंट से रिलेटेड उसको दिक्कत है। अगर एक इंडिविजुअल के बोन्स में, मसल्स में, जॉइंट्स में दिक्कत रहेगी तो ऑफकोर्स उसकी मोबिलिटी पे अफेक्ट पड़ेगा। तो अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी टर्म आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिसमें मैंने आपको लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन में बताया ना कि स्किन, आईज, पेरिफेरल नर्व्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। ऐसे ही लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आपको ध्यान रखना है बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स, इन चीजों पे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट ड्वार्फिज्म, ये होता है बोनापन, जब किसी पर्सन की हाइट कम रह जाती है।
तो अगर किसी को ग्रोथ डिसऑर्डर है, यानी कि उसकी हाइट एक एवरेज पर्सन से शॉर्टर है, तो वो ड्वार्फिज्म में आ जाता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे पहले मेंटल रिटार्डेशन भी कहा जाता था। मेंटल रिटार्डेशन टर्म इसी के लिए यूज होती थी, जो अब अपग्रेड करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कर दी गई है। तो इसमें भी लिखा भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन MR। इट इज कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। ये हमें एक हमारी एबिलिटी में लिमिट कर देते कि इसी हद तक इसे आ पाएंगे। और वो कौन कौन सी चीजें हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, जिसमें इंक्लूड होता है रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन एडेप्टिव बिहेवियर विच कवर्स रेंज ऑफ एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। अब जैसे कि आपको पता है कि बच्चा है, वो देख के काफी चीजें सीख लेता है अपने बचपन से। हम उसको सिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं, बट वो काफी चीजें देख के ही कैच कर लेता है। एक हम अंदाजा लगाते हैं कि बच्चा 2 साल का, तो उसे ये एक्टिविटीज आ जानी चाहिए। बच्चा 5 साल का, उसे एक्टिविटीज आनी चाहिए। बट कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा, कुछ चिल्ड्रन को ऐसा नहीं हो पाता है, तो वो उसको इंटेलेक्चुअली मेंटल रिटार्डेड किस लेवल पे है, इस चीज को दर्शाता है कि उसकी जो एडेप्टिव बिहेवियर था, देख के सीखने वाला, आसपास की रहन सहन से सीखने वाला चीजों को रिलेटेड टू एवरीडे सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स, उसने वो किस हद तक सीखी है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ सीखी है। तो जैसे इंटेलेक्चुअल आपके पास डिसेबिलिटी की बारी है, तो आपको ध्यान रखना है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पे ये इफेक्ट डालता है, जिसमें इंक्लूड है रीजनिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड जो कवर करता है रेंज एवरीडे सोशल लाइफ एंड प्रैक्टिकल स्किल्स की भी। समझ गए? अब इसी के बाद हमारा नेक्स्ट आता है मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस इज अ मेंटल डिसऑर्डर रेफर टू सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, perception, orientation and memory which grows impairs judgment, behavior capacity and recognize reality or ability to meet the ordinary demands of the life की। अब आपको पहले ये चीज समझनी होगी कि मेंटल रिटार्डेशन अलग होता है और मेंटल इलनेस अलग होता है। ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोई डाउट होता है वो वाली वीडियोस वापस से देख सकते हो, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो मेंटल इलनेस अफेक्ट डालता है हमारे मूड पे, परसेप्शन पे, थिंकिंग पे, रीजनिंग पे, इन सब लेवल पे, बट इट डज नॉट इंक्लूड रिटार्डेशन। जैसे मैंने आपको बताया मेंटल रिटार्डेशन से अलग है, तो ये रिटार्डेशन को इंक्लूड नहीं करता है, जो एक कंडीशन होती है इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। जो मेंटल रिटार्डेशन होता है उसमें क्या होता है कि पर्सन का ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता, उसको लाइक वो IDD है ना, तो उस पर काफी ज्यादा वर्क करके उसकी कंडीशन को बेहतर किया जा सकता है, बट जिस लेवल को वो IDD है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। बट जो मेंटल इलनेस है उसे ठीक किया जा सकता है। मेंटल इलनेस किस वजह से हो जाती है? एंग्जाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, काफी ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, बहुत ज्यादा लोग टेंशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मूड परसेप्शन चेंज हो जाता है, थिंकिंग बदल जाती है। तो ये सब मेंटल इलनेस में आता है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट अब हम आते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जैसे आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर टर्म दिखे, आपको समझ आना है कि बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड है। is a neurological and developmental disorder where affects communication and behavior। ये एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो अफेक्ट डालता है बच्चे के कम्युनिकेशन और बिहेवियर पे। ऑटिज्म कैन बी डायग्नोज्ड एट एनी एज, ये किसी भी एज में पता लगाया जा सकता है, बट स्टिल इट इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है क्योंकि ऑटिज्म का बच्चा क्या होता है कि वो ज्यादा सोशलाइज नहीं हो पाता, ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, बहुत ही लिमिटेड लोगों से वो बातचीत करता है। फिर वो उसके पेरेंट्स होते हैं या सिबलिंग्स होते हैं या अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो ज्यादा सोशलाइजेशन नहीं कर पाता है, गैदरिंग्स में नहीं जा पाता है, गेट टुगेदर्स में नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है सोशलाइजेशन वाला। तो ये बच्चे का ऑफकोर्स डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होगा जब वो लोगों के साथ जाएगा नहीं, लोगों से मिलेगा नहीं, लोगों से बातचीत नहीं करेगा, तो उसका हर पर्सपेक्टिव में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में काउंट होता है। नेक्स्ट, बिकॉज सिम्टम्स जनरली अपीयर इन द फर्स्ट 2 years ऑफ द लाइफ। जो सिम्टम्स है वो जनरली 1 से 2 साल के बच्चे की 1 से 2 साल की उम्र में ही दिख जाते हैं बच्चे के, कि वो ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा है। सपोज कोई गैदरिंग हो रही है तो अपनी मम्मी के पास ही है हर टाइम, अपने एज के बच्चों के साथ भी नहीं घूम रहा है, लोगों से मिल नहीं रहा है। तो सिम्टम्स दिख जाते हैं कि बच्चे इतना बड़ा हो गया है, 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, बट
ये मम्मी से अलग होता ही नहीं है अपनी, यानी उसके अंदर सोशलाइजेशन ही नहीं है। ऑटिज्म अफेक्ट्स द ओवरऑल कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ एन अफेक्टेड इंडिविजुअल। जो ऑटिज्म है ये एक इंडिविजुअल की कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और फिजिकल इन सभी एस्पेक्ट पे असर डालता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेरिब्रल पाल्सी की तरफ। ये तो हमने यूनिट नंबर 3 में बहुत अच्छे से समझा है। वो वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी क्योंकि मैंने सेरिब्रल पाल्सी का एक बहुत अच्छा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था अपनी तरफ से। तो आई डोंट थिंक सो कि सेरिब्रल पाल्सी में आपको थोड़ा सा भी डाउट होना चाहिए कि ये एक फिजिकल कंडीशन होती है मसल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, जो होती है ड्यू टू द डैमेज टू द ब्रेन और ड्यू टू द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। और ये होती है बर्थ के टाइम पे या फिर बर्थ से पहले। ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन नहीं है। प्रोग्रेसिव कंडीशन किसे कहा जाता है? जो टाइम के साथ और बुरी होती जाए। तो ऐसा नहीं होता है किसी पर्सन को किसी लिमिट तक सेरिब्रल पाल्सी है तो वही लिमिट रहती है। ये नहीं कि उसकी एज बढ़ रही तो उसकी डिसेबिलिटी भी बढ़ेगी। नहीं, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज, प्रोग्रेसिव कंडीशन नहीं है। जैसे इसमें लिखा है मीनिंग इट डज नॉट वर्स विद टाइम, टाइम के साथ और खराब नहीं होती है। मसल डिसयूज शुड इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड। बट हाँ, अगर हम मसल्स का बिल्कुल ही यूज नहीं करेंगे तो ये टाइम के साथ और ज्यादा खराब हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको यूनिट नंबर 3 में बताया था कि सेरिब्रल पाल्सी के 3 टाइप्स होते हैं। तो अगर हम उसमें से स्पैस्टिसिटी की बात कर ले, स्पैस्टिसिटी में क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है वो काफी ज्यादा रिजिड हो जाती है। लाइक ये है तो ये काफी ज्यादा रिजिड हो जाता है कि बच्चा सीधा ही नहीं कर पा रहा है। तो अगर उसकी फिजिकल थेरेपीज नहीं हो रही है, उसको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं कराई जा रही है, तो उसकी मसल्स जो है यहाँ पे ऐसे स्टिफ हो जाएगी। फिर तो मतलब बच्चा अपनी तरफ से सीधा नहीं कर पा रहा है। बट अगर हम उसका हाथ पकड़ के सीधा करा रहे हैं तो उसका हाथ सीधा हो रहा है, मतलब कि मूवमेंट तो है बट वो अपनी तरफ से नहीं कर पा रहा, वो चीज अलग है। अब वो खुद भी नहीं कर पा रहा, हम उसे फिजिकल थेरेपीज भी नहीं दे रहे, हम उसे एक्सरसाइज भी नहीं करा रहे, तो उसके जो मसल्स है यहाँ पे स्टिफ हो जाएंगी एज इट इज। फिर अगर हम उसको ऐसे करने की कोशिश भी करेंगे ना तो भी सीधा नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम से ये मसल ऐसे बेंड ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम इसके बाद चलते हैं मस्कुलर डायसोट्रॉफी पे। इट इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरोमस्कुलर जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज मसल वीकनेसेस। अब जैसे मस्कुलर डायसोट्रॉफी आपको टर्म दिखे, आपको क्या माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये रिजल्ट, इसका कॉज होता है मसल वीकनेसेस एंड ओवरऑल लॉस ऑफ मसल मास। ठीक है, मसल मास को ओवरऑल लॉस या फिर मसल वीकनेसेस। एमडी इज अ प्रोग्रेसिव कंडीशन। जो मस्कुलर डायसोट्रॉफी है ये प्रोग्रेसिव कंडीशन है, यानी कि ये टाइम के साथ, हमारी एज के साथ और ज्यादा वर्स होती रहती है। इसमें लिखा भी है गेट वर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। आपको नाम से पता लग रहा है कि हमारे नर्व से रिलेटेड होता है। इसके लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट आपको ध्यान रखना होगा कि इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, एल्जाइमर डिजीज। इन सभी एग्जांपल्स को आपको बस एक बार रीड कर लो, बाकी इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखो कि क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जब आए तो आपको ये सारे नाम लिख देना है। आर सम ऑफ द कंडीशंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें पर्सन के काफी सारे वैरायटी ऑफ सिम्टम्स दिखाई देते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उस पर वर्क किया जाता है। बट मैं वापस से बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है क्योंकि ये जो RPWD एक्ट है 2016 में बना है, तो हर डिसेबिलिटी से रिलेटेड उसका हर डिसेबिलिटी का सॉल्यूशन यानी कि इलाज भी अभी तक नहीं आया है। तो ये भी एक ऐसी डिसेबिलिटी जिसके तो नेक्स्ट अब हम आते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज पे, जिसमें हमें आपको पता है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में बस 3 होती हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और डिसग्राफिया। इन तीनों के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो पर्सन्स की एबिलिटी को अफेक्ट करती है टू थिंक, टू स्पीक, राइट, स्पेल और टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिसकैल्कुलिया में आ जाता है ना, ये सब हमने किया था ना, ये तो मैं बहुत वीडियोज में पहले 3-4 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ऑफकोर्स अगर आप वो सारी वीडियोस देखते हुए आ रहे हो, सिलेबस को स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से
करते हुए आ रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब हम आते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे, जिसमें क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी इंक्लूड करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस आए आपको ये वाली लाइन जरूर लिखनी है। द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी अटैक्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। बस इसमें इतना ही आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इम्यून सिस्टम अटैक करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसके आगे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, ये हमारी स्पीच को, लैंग्वेज को अफेक्ट करता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। आई थिंक वॉइस, आर्टिकुलेशन एंड फ्लुएंसी। इनमें से एक होता है कि जो हम हकला के बोलते हैं वो वाला, एक हम तुतला के बोलते हैं। जैसे मेरा नाम हर्षिका है बट कुछ लोग हर्षिका बोलते हैं, श को स बोलते हैं। तो ये वाली सारी दिक्कतें आती है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर में। ये एक परमानेंट डिसेबिलिटी अफेक्ट करती है हमारे काफी सारे कंपोनेंट्स को स्पीच एंड लैंग्वेज के, ड्यू टू ऑर्गेनिक एंड न्यूरोलॉजिकल कॉजेस। ठीक है, इसमें वो हकलाने वाली प्रॉब्लम भी, श को स बोलने वाली प्रॉब्लम भी, या फिर हमारी वॉइस के साथ कितनी तेज पिच रखनी है, लो पिच रखनी है, ये सारे इश्यूज इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं थैलेसीमिया में। इट इज अ जेनेटिकली इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होती है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ लेस और एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, जो बॉडी के अंदर लेस या फिर एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन के प्रोडक्शन की वजह से होता है। एज यू न्यू, हेमोग्लोबिन इज द प्रोटीन फूड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जैसे हमें पता है कि ये एक रेड ब्लड सेल का प्रोटीन होता है। हेमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। जो हेमोग्लोबिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, और उसी की एबनॉर्मेलिटी है हेमोग्लोबिन की, तो वो कंडीशन पैदा करती है थैलेसीमिया की। आई होप आपको सब अच्छे समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं हम हेमोफीलिया। ये एक ब्लड डिसऑर्डर होता है। लाइक इसको मैं ऐसे बता देती हूँ, तो सपोज हाथ पे कट लग जाता है तो उसका ब्लड आता रहता है, लाइक ब्लड रुकता नहीं है। तो अब हम रीड करें तो लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रोटीन ब्लीडिंग गोज फॉर अ लॉन्गर टाइम, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है, कोई भी हाथ कट गया है तो वो ब्लीडिंग बहुत लंबे टाइम के लिए हो रही है। हेमोफीलिया ऑलमोस्ट ऑलवेज अगर इन मेल्स, ये ज्यादातर मेल्स में होता है, और दे गेट इट फ्रॉम मदर्स। इन्हें मदर से मिलता है, जैसे ये इनहेरिटेड है तो मदर साइड से आता है। ये फीमेल्स आर रेयरली अफेक्टेड विद हेमोफीलिया। जो मदर्स होती है वो काफी ज्यादा कम अफेक्टेड होती हैं हेमोफीलिया से। नेक्स्ट अब हम आते हैं सिकल सेल डिजीज। इट इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर कॉजेज रेड ब्लड सेल्स टू बिकम सिकल शेप्ड। ये रेड ब्लड सेल को सिकल शेप में बना देता है, या फिर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मिस हैपन आरबीसी रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली। अब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करते हैं, बट उनकी शेप एबनॉर्मल है या फिर वो टूट गए हैं, जिसकी वजह से वो जो ऑक्सीजन कैरी वाला प्रोसेस है वो सफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है। इट इज अ जेनेटिकली ट्रांसफर्ड डिजीज। ये ट्रांसफर डिजीज है। रेड ब्लड सेल कंटेन प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। दिस इज प्रोटीन बाइंड्स ऑक्सीजन कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपको बताया गया कि हेमोग्लोबिन का क्या रोल होता है, जो टूट जाते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या क्या नुकसान होता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। अब मैंने आपको बताया मल्टीपल डिसेबिलिटीज क्या होता है। जब किसी को 2 या फिर 2 से ज्यादा डिसेबिलिटिंग कंडीशंस होती है उसको मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहा जाता है, जिसमें डेफ ब्लाइंडनेस इंक्लूडेड है। वो पर्सन डेफ साथ में ब्लाइंड होता है। अब उसकी 4 कंडीशंस होती है, या तो वो कंप्लीट डेफ विद कंप्लीट ब्लाइंड हो, या फिर कंप्लीट डेफ विद पार्शियली ब्लाइंड हो, या फिर पार्शियली ब्लाइंड विद कंप्लीट डेफ हो, या फिर पार्शियली ब्लाइंड विद पार्शियली डेफनेस हो। नेक्स्ट हम आते हैं एसिड अटैक विक्टिम्स पे, जिसको लाइक एन एसिड अटैक विक्टिम मीन अ पर्सन्स डिसफिगर ड्यू टू द वायलेंस असॉल्टेड बाय द थ्रोइंग ऑफ एसिड और सिमिलर कॉरोसिव सब्सटेंसेस। जो पर्सन डिसफिगर हो जाता है किसी भी वायलेंट असॉल्ट की वजह से, किसी भी एसिड या फिर ऐसे ही कॉरोसिव सब्सटेंस की वजह से। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट आता है पार्किंसंस डिजीज। इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है जो अफेक्ट करता है हमारी मूवमेंट को, और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है।
आगे आएगा इसमें आई थिंक। पैरालिसिस कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेमोरिस एंड स्टिफनेस। इससे क्या हो जाता है, काफी ज्यादा स्टिफ हो जाती है बॉडी। इट इज प्रोग्रेसिव डिजीज, अभी बताया ना मैंने, यानी कि ये टाइम के साथ और बुरी 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 होती है। ऐसा नहीं है कि ये एज पे जाके रुक जाती है, नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे कंडीशन भी वर्स होती रहेगी। विच मीन्स इट इज वर्सन विद टाइम। देर इज नो क्यूरेबल एट प्रेजेंट, और एट प्रेजेंट इसका कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी क्योर अब तक इन्वेंट नहीं हुआ है। तो ये थी हमारी 21 डिसेबिलिटीज। ठीक है, अब सपोज हम लेते हैं हमारा, अब आप सोच रहे हो कि यूनिट नंबर 5 था, मैंने तो 21 डिसेबिलिटीज पढ़ा दी है, तो इसके अंडर आपको यूनिट नंबर 5 भी हो गया है। कैसे? सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं 5.1 से, जिसमें हमें 2 कंडीशन उठा लेते हैं। जैसे एक हमने आईडीडी ले लिया और साथ में ले लेते हैं सेंसरी ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब इसका बच्चे की लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब क्या पता आईडीडी बच्चा किस लेवल का है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। आईडीडी मैंने आपको 21 डिसेबिलिटीज पढ़ाई, इसी के अराउंड हम बात करेंगे। हमने आईडीडी का क्या पढ़ा कि ये मेंटल रिटार्डेड होता है ना, इसका ये होता है ब्रेन की एबनॉर्मलिटी की वजह से। और सेंसरी में हमने क्या पढ़ा कि उसको सेंसरी में क्या आ जाता है, डेफ ब्लाइंडनेस आ जाता है। जो हमने मल्टीपल डिसेबिलिटी पढ़ी, यानी कि उसको दिक्कत है सेंसेस में, जो डेफ या ब्लाइंड है। ठीक है, अ पर्सन सपोज डेफ, ब्लाइंड और साथ में आईडीडी तीनों है, या फिर चल सिर्फ डेफ और आईडीडी है, या फिर चल सिर्फ ब्लाइंड आईडीडी है, तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है? अगर वो ब्लाइंड होगा, साथ में आईडीडी होगा, उसको चीजें समझने में कितनी दिक्कत आएगी, क्योंकि पहली चीज वो आईडीडी होने की वजह से ज्यादा जल्दी चीजों को कैच नहीं कर पा रहा है, एंड सेकेंड उसको ये भी डिसएडवांटेज हो गया कि वो चीजों को देख भी नहीं सकता है, तो उसको और ज्यादा दिक्कत होगी चीजों को रिमेम्बर करने में। क्योंकि हम कोई भी चीज देख लेते हैं, सपोज एप्पल देख लेते हैं, तो हमें पता होता है एप्पल की ये शेप होती है, रेड कलर होता है, तो हमें समझ आ जाता है कि हाँ चलो ये एप्पल है। बट अगर बच्चे ने उस चीज को देखा ही नहीं है, वैसे उसको चीजें समझने में दिक्कत होती थी, ऊपर से वो देख भी नहीं सकती, तो सोचो उसको चीजें समझने में और ज्यादा कितनी दिक्कतें होंगी। अब सपोज वो डेफ है, डेफ के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। अब वो आईडीडी है, काफी माइल्ड आईडीडी है, वो अपने एडीएल भी नहीं कर पा रहा, तो उसे सिखाने में और ज्यादा दिक्कतें आएंगी हमें, क्योंकि वो सुन भी नहीं सकता है। उसको साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए हर साइन याद कराने में और ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। अब जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होती है आईडीडी की, कि कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसे 4, 5, 6 बार समझाया बट वो सीख लेता है। कोई ऐसे होते हैं जिन्हें काफी बार समझाना पड़ता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें हम वोकेशनल चीजें सिखा दें, जैसे कि फूलों की माला बनाना, ताकि बच्चा जब बड़ा होएगा तो इंडिपेंडेंट तो बने, कुछ हो ना, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि कल को क्या हो जाए क्या ना हो, तो एटलीस्ट वो बच्चा आईडीडी है तो हम उसे फूलों की माला बनाने सिखा सकते हैं, जिससे वो इन फ्यूचर अर्निंग कर सके अगर उसे जरूरत हो तो। और कुछ होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जो 100% डिपेंडेंट होते हैं, तो ये सारे लेवल होते हैं। अब देखो मैंने आपको 21 डिसेबिलिटीज पढ़ाई, आप आईडीडी आपको पता था क्या होता है, सेंसरी में डेफ ब्लाइंड पता था आपको क्या होता है, आपने दोनों का कॉम्बिनेशन बना के लिख दिया ना, कि एक तो बच्चे को समझ भी नहीं आता, ऊपर से बच्चे को दिखता भी नहीं है, तो उसको विजुअल नहीं तो विजुअल सपोर्ट भी नहीं है उसके पास, साथ में वो लो आईक्यू है उसका, समझ रहे हो चीजें। तो इसी तरीके से 5 पॉइंट पूरे यूनिट नंबर 5 में आगे के टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हर टॉपिक में डिसेबिलिटीज का कॉम्बिनेशन बना के हमसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं, तो इसके लिए आपको 21 डिसेबिलिटीज अच्छे से आनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दी है। बाकी एडिशनली अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी ये यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड इतना ही करने का ज़रूरत है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।